अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्लीज़ मुझे बताइएगा मेरी वॉइस जो है क्लियर है? जी मैम, मुस्कान आपकी वॉइस यस क्लियर मैम है क्लियर। और सेकंड आप लाइव हो गए हैं। जी सतरा प्लीज़ स्क्रीन शेयर कर दें। Alright, so Assalamu alaikum everyone. As you know, my name is Muskan, one of the moderator of iCode Group. So webinar start करने से पहले iCode Group का brief सा introduction. So as we know कि iCode Group का initiative Silicon Valley के top engineers ने लिया है और iCode Group का motto है share, learn and grow. हम अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों की नॉलेज से लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी वी ग्रो टुगेदर। iCode ग्रुप का मिशन क्या है? iCode ग्रुप का मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाईटेक स्किल्स जो मार्केट में इन डिमांड है स्टूडेंट के साथ उसे इंट्रोड्यूस कराना और इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप कराना हैकाथॉन्स और वेबिनार्स की शक्ल में। हमारा फोकस क्या है और हम काम कैसे करते हैं? सो iCode ग्रुप पे एक दिन में 22 सेशंस रन करवाए जाते हैं, एक वीकली वेबिनार कंडक्ट किया जाता है जिसमें हम सारे अभी मौजूद हैं और एक वीकली वर्कशॉप अरेंज करवाई जाती है। इसके अलावा iCode ग्रुप पे मल्टीपल पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स के कोर्सेज रन करवाए जाते हैं जिसमें नेचुरल साइंस स्टूडेंट्स और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, नॉन टेक और टेक स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो पाइथन जो है वो सीखें। इस टाइम iCode ग्रुप पे मल्टीपल आर्ट्स के और जीआरई के सेशंस रन करवाए जा रहे हैं 2025 के स्कॉलरशिप्स को हंट करने के लिए। डीएसए लीड कोड के सेशंस जो हैं iCode पे रन करवाए जाते हैं ताकि हम फैंग कंपनीज के इंटरव्यू को टारगेट कर सकें और हमारे लीड कोड प्रॉब्लम स्किल्स जो हैं बेहतर हो सकें। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स जैसे एडवांस कोर्सेज iCode पे रन किए जाते हैं। ये सारी जो सेशन की रिकॉर्डिंग होती है वो iCode ग्रुप के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे मौजूद होती है। इनकेस अगर हमारा कोई लाइव सेशन मिस हो जाता है तो हम iCode ग्रुप के ऑफिशियल पेज से वॉच कर सकते हैं। बात करते हैं iCode ग्रुप की रिसेंट अचीवमेंट्स के बारे में। सो 700 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं इंटरनेशनल हैकाथॉन्स और कंपटीशन में iCode ग्रुप के। इसके अलावा iCode ग्रुप हेल्प करता है फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन को सिक्योर करने में ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूएसए। लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स में iCode ग्रुप हेल्प करता है स्टूडेंट्स की, क्योंकि जिन स्किल्स पे हम काम करते हैं उससे स्टूडेंट्स का रिज्यूमे या सीवी आउटशाइन करता है तो उनके चांसेस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का इवेंट है CS50 पजल डे, जो कि एक प्रेडिजियस इवेंट है। इसमें 9 पजल्स होते हैं और पाकिस्तान की 60 टीम्स ने इसे सक्सेसफुली सॉल्व किया था और पाकिस्तान का सेकंड रैंक बना था इस इवेंट में। और 38 टीम्स iCode ग्रुप की थी जिन्होंने सक्सेसफुली 9 बाय 9 पजल्स सॉल्व किए थे। बात करते हैं एक और पॉपुलर इवेंट की, कोड इन प्लेस, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करवाती है। बात करें तो 2023 में पाकिस्तान से 11 जो हैं वो मेंटर सिलेक्ट हुए थे जिसमें से 10 iCode ग्रुप के थे और 2024 में 72 मेंटर्स और सेक्शन लीडर सिलेक्ट हुए इस प्रोग्राम में, क्योंकि हमने इस पर बहुत ज़्यादा वर्कशॉप करवाई थी और अवेयरनेस फैलाई थी जिसकी मदद से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा से पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और ज़्यादा से ज़्यादा मेंटर्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए। 301 स्टूडेंट्स ने iCode ग्रुप से पार्टिसिपेट किया था गूगल कोड जैम 2023 में। अब हम वेट कर रहे हैं 2024 का कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो पार्टिसिपेट करें कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में। 3 इंटर्न्स जो हैं वो इतिहाद एविएशन ग्रुप में सिलेक्ट हुए थे एक इंटरनेशनल हैकाथॉन जीतने के नतीजे में और उन्हें इंटर्नशिप ऑफर हुई थी अबू धाबी में। फॉल 2024 फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन यूएसए। iCode ग्रुप के स्टूडेंट्स ने यूएस की 18 यूनिवर्सिटीज़ में फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो ग्रैब की है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के स्टूडेंट शामिल हैं, कायद आजम यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान, यूटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और भैया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट शामिल हैं, जिनका प्रोफाइल कुछ इस तरह से था कि CGPA की रेंज 3.1 टू 3.8, आर्ट्स रेंज 6.5 टू 7.5, कोई पब्लिकेशन नहीं थी, कोई GRE का टेस्ट देना नहीं पड़ा उन्हें, स्टडी गैप उनका काफ़ी ज़्यादा था 1 to 15 ईयर्स और दे ऑब्टेन 100% फी वेवियर फॉर एप्लीकेशन प्रोसीजर। और उनका जो स्कॉलरशिप स्टाइपेंड था वो $1100 to $3000 पर मंथ है और इन्हें कोई बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। iCode पर रजिस्टर करने के लिए आप इस लिंक को यूज़ कर सकते हैं और iCode ग्रुप के ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी रीच आउट कर सकते हैं। तो
बात करते हैं आज के वेबिनार टाइटल के बारे में, वीज़ा पाथवेज माय यूएसए जर्नी एंड चैलेंजेस। हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं सर बिलाल बकर हैं। सबसे पहले सर हम आपका वेलकम करते हैं, और वेबिनार स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सर का। सर का जो बैचलर्स है वो नर्स थे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग में, और सर का मास्टर्स सीएस में है, एंड देन एमबीए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से। और अगर सर के वर्क एक्सपीरियंस में बात करूं तो सन 2012 में सर एज अ इंजीनियरिंग इंटर्न रह चुके हैं एट प्रोजेक्ट विजन में, और ही ज्वाइन नस्ट यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर, एक्सप्लोर रिसर्च, आईबीएम एंड इंडस मोटर कंपनी एज इंटर्न। और सन 2015 में सर ने काम किया एज अ एक्टिव टेक्निकल कंट्रीब्यूटर एट ओपन स्टेक, then joined Plumgrid Incorporation as a software engineer. He also played a role of lead software engineer at XGrid. Then he joined University of Chicago as a DevOps engineer. Now, sir is currently working as a lead platform engineer at the same university, means University of Chicago. So please join me to welcome Sir Bilal Bakar. और सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम, और आपने हमारे टाइम निकाला इस वेबिनार के लिए और हमसे बात करने के लिए। सो इट हैज़ बीन एब्सोल्यूट प्लेजर फॉर अस। सो सर थैंक यू सो मच। हम अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ करते हैं यहाँ पे, और फिर हम चलते हैं वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना लंबा इंट्रोडक्शन मेरा दिया है। आई एम फ्लैटर्ड। अच्छा, पहले ये बताएं, कैन यू हेयर मी? कोई ऑडियो यस इश्यूज तो सर। नहीं आ रहा? नो सर। ठीक है, ठीक। अच्छा, लेट मी शेयर, एक मैं शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन। और किसी भी वक्त कोई इशू मेरी तरफ से ऑडियो का या कोई भी चीज़ का, प्लीज़ जस्ट आप लोग स्टॉप करिएगा, ठीक है? अच्छा। श्योर सर। इतना लंबा इंट्रोडक्शन है, ऑनेस्टली मैंने इतनी चीज़ें की नहीं है। वो नहीं होता रेज्यूमे पे आप जब बढ़ा के लिखते हैं, आई थिंक दैट वाज, वो क्या था, लेकिन थैंक यू सो मच, आई एम फ्लैटर्ड। अच्छा, बिल्कुल, आई थिंक आपने मेरी इंट्रोडक्शन कवर कर ली, तो वी विल मूव ऑन। हाँ, आज मैंने ये क्यों चूज़ किया ना, ये वाला टाइटल, क्योंकि जब मैं बैचलर्स कर रहा था तो मुझे जैसे पता था कि यार आप जा सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे यूएसए या फिर और जगह, लेकिन ना आगे की चीज़ें बिल्कुल नहीं पता थी कि यार आगे क्या होता है, वर्क वीज़ा कैसे मिलता है, आगे ग्रीन कार्ड कैसे मिलता है, या फिर सिटीजनशिप कैसे होती है। ऑनेस्ट बताऊं, आई डेंट केयर एट दैट टाइम, क्योंकि मुझे था बस निकलो या फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ना कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पहले से अगर पता हो ना, तो एटलीस्ट आप माइंड सेट कर सकते हो कि यार कितना टाइम लगेगा। तो आज मेरा जो प्लान है वो ये है कि पहले तो एक साइड में मेरे ख्याल से पूरा इंट्रोडक्शन वैसे ही हो चुका है, लेकिन मैं फिर से एक बार समराइज कर दूंगा। उसके बाद वी विल गो ओवर जो आपके अमेरिका जाने के जो डिफरेंट वीज़ाज होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो मैं कवर करूंगा। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है जो मुझे नहीं पता थी, अब आई डोंट नो, हो सकता है आप लोगों को आज पता हो क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इतने नॉलेजेबल हैं, लेकिन मुझे नहीं पता थी, तो मैंने कहा वो गो थ्रू विच इज़ अ रियलिस्टिक टाइमलाइन, कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं यूएस, तो एक्चुअली में टाइम कितना लगता है कि आप सिटीजन बनने में, राइट? इस पे मुझे लगता था यार क्या 5-6 साल लगेंगे, हो जाएगा, लेकिन फिर आपको जब आप जाते हो मसलों में फंसते हो। अभी मैं एक बहुत बड़े मसले में फंसा हूँ, आई टॉक अबाउट दैट। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन दिस प्रोसेस, तो मैं चाहूंगा कि आज जितना एजुकेट कर सकूँ आपको करूँ, ठीक है? अच्छा, वी विल ट्राई टू मेक दिस एज कोलैबोरेटिव एज पॉसिबल। आपको कहीं पे भी मुझे रोकना है, कोई कोई हैंड रेस करने की कोशिश करेगा? मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे सामने किसी तरीके से पॉपअप होता है। हाँ, बिल्कुल बेहतरीन, ओके, गुड। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई भी सवाल हो ना, दिस इज वेरी डिस्कशन बेस्ड है, मैं चाहूंगा मैं वहीं रुक के सवाल सॉल्व करूं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन अगेन मैं एटलीस्ट, चलो आपके और मेरे में जो फ़र्क है ना, वो सिर्फ ये है कि मैं मेरे ख्याल से 10 साल या 11 साल आपसे ज़्यादा सीनियर हूं, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस की हुई है ज़िंदगी। और कोई बहुत कोई जीनियस आदमी हूँ, ना मैंने कुछ ज़िंदगी में ज़्यादा किया है, आपकी तरह एक बेसिक स्टूडेंट हूँ। मेरा ना कोई बहुत ज़्यादा जीपीए था, ठीक है, मैंने 1.7 भी जीपीए ले चुका हूँ एक सेमेस्टर में, नॉट माई प्राउडेस्ट मोमेंट, लेकिन तो मैं एक सिंपल सा आदमी हूँ जिसने बस मेहनत की है, और अल्लाह ने जितना दिया है वो बस कह लो कि मेरी मदर की दुआओं से मिले, ठीक है? मैं आई बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। फिर हाँ, बस आई टॉक अबाउट कॉमन चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस जो आती हैं वीज़ा में। लॉट ऑफ टाइम्स लोगों को ना ये नहीं पता चल पाती। अच्छा, वेरी ब्रीफली माय जर्नी, मेरे ख्याल से ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। मैं नस से ग्रेजुएट हुआ था 2014 में। उस ज़माने में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो था, बूम था। पता थी नहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, लेकिन बस करने चले गए थे। वहाँ जाके पता चला कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आई एंजॉयड दैट मोर।
कुड नॉट पिवट, मतलब चेंज नहीं कर पाया डिग्री, थोड़ा सा उसी में फंसा रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम वाली एक डिग्री में। लेकिन वो स्टिल गुड, काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ से, थोड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखी वहाँ पे। आप लोग जैसे जिक्र कर रहे थे हैकेथॉन्स की, मैं वहाँ IEEE का मेंबर रहा हूँ, वहाँ पे काफ़ी कंट्रीब्यूट किया उसमें। तो IEEE एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कंपटीशन होता था, तो उसमें पार्ट लेता था। इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब इंजॉय डूइंग ऑल ऑफ दैट स्टफ जब मैं यूनिवर्सिटी में था। अच्छा, फिर जब मैं ग्रेजुएट हुआ, वो जब जो टाइम लगा जॉब मिलने में, 6 महीने तो जॉब ही नहीं मिली भाई। घर में भी ताने पड़ते थे, और मतलब खानदान वाले भी पूछते थे, एज यूजुअल, आपको पता है। तो उसके बाद बस दुआओं से, और मैं कहूँगा कुछ सीनियर्स थे नस के ही, यहाँ पे मैं कहूँगा नेटवर्क का बहुत फायदा होता है, कि उन्होंने बस लगवा दी जॉब। सही बताऊँ, डिड नॉट डिजर्व इट। एक 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 कंपनी है एग्जीक्यूट सॉल्यूशंस के नाम से, इस्लामाबाद में, आई थिंक वो अब एक्सपैंड कर रहे हैं कराची में भी। मैं कहूँगा मेरी करियर वहाँ से बना। वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लोग थे जिन्होंने मुझे ग्रूम किया, मेंटर किया, समझाया कि भाई क्या नहीं करना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें की, वहाँ डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में काम किया, जिस तरह अभी जिक्र हो रहा था। तो जो वो जो 3 साल थे ना, वो काफ़ी मेरे लिए अच्छे थे। तो मैं स्पेशली एक चीज़ मैं रेकमेंड करूँगा जो मैंने उसमें की थी ना, वो ये थी कि यार बहुत मेहनत की थी। सही बताऊँ, लाइक दिन रात का नहीं पता था। रियली इंजॉयड इट, और रियली मेहनत की। ये नहीं सोचता था कि यार पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या फिर इसका क्या फ़ायदा होगा। बहुत मेहनत की, उससे जो चीज़ें नॉलेज मिली ना, उससे जनरली मुझे फिर जो नेक्स्ट कह लो कि एक जंप मिला ना करियर में, वो मुझे उसी से मिला। तो फिर क्या हुआ कि मेरे सारे दोस्त बाहर चलना शुरू हो गए। उस वक्त फिर मैंने भी ढूंढना शुरू किया, और बहुत किस्मत से मुझे डायरेक्टली ना एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में जॉब मिली। और वहाँ पे एक 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 वर्क वीज़ा क्या कहते हैं, उन्होंने डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दिया। मैं डिस्कस करूंगा कि वर्क वीज़ा भी की क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या लूप होल्स हैं, किन तरीके से आप जा सकते हैं। तो फिर सिंस 2017 मैं वहीं पे जॉब कर रहा हूँ। और वहाँ पे खैर डिफरेंट रोल्स में काम किया है, लेकिन मैं वहीं पे हूँ। फिर उस दौरान जब मैं यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा था, तो यूनिवर्सिटी में जॉब करने के जो ज़्यादातर फ़ायदे होते हैं कि आपको जो ट्यूशन होती है ना, जो आपकी फीस होती है, वो ज़्यादातर उसके बेनिफिट्स होते हैं। कहीं कहीं पे 50% होता है, कहीं कहीं पे 80-90% होता है। तो वो एक याद रखना, अगर आपको सोचना है कभी एक अच्छी जगह से मास्टर्स करने का, तो वहाँ पे जॉब करने का भी आप सोच सकते हैं कि वहाँ से जॉब करके जा सकें। इस पे मैं भी जिक्र करूंगा। तो मैंने वहाँ पे एक मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया। उनका एक डुअल प्रोग्राम था जिसमें आपको 2 डिग्रीज मिल जाती है, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड एन MBA। तो वो मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। मैं रेकमेंड करता हूँ कि यार फुल टाइम स्टडी ज़रूर करें। एक अलग ही लेवल का आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर आपको कभी भी इंपोस्टर सिंड्रोम रहा है कि यार मैं एम आई गुड इनफ और नॉट, तो वो आपकी चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आप रियलाइज़ करोगे कि यार जब आप जाके अच्छी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में खासकर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आती है, वहाँ जाके जब मैंने देखा यार आई एम जस्ट एज गुड एंड इवन बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल, तो फिर आपको आइडिया हुआ कि यार नहीं, हाँ, मैं भी दुनिया में कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कोई बड़ी कंपनी खोल सकता हूँ ऑल दैट। तो बहुत बहुत आपको एक्सपोजर मिलता है। तो ज़रूर मैं बहुत रेकमेंड करता हूँ फर्दर स्टडीज़। ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ माई काइंड ऑफ स्टोरी। किसी को सवाल पूछना है एंड में, आई स्टे बैक, और मुझे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब मूव ऑन करते हैं मेन जो काइंड ऑफ मेरा टॉपिक है, विच इज जस्ट गोइंग ओवर US वीज़ा और सारी चीज़ें। ठीक है, US वीज़ा की ना बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। हाई लेवल इमिग्रेंट वीज़ाज होते हैं। आप लोगों ने अपने किसी रिलेटिव जो US में ज़रूर सुना होगा, ग्रीन कार्ड, राइट? मुझे तो पता ही नहीं था भाई कि ग्रीन कार्ड क्या होता है। ग्रीन कार्ड इज बेसिकली ए परमानेंट रेजिडेंसी। आप पाकिस्तानी ही रहते हो, आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है, आपको एक कार्ड मिल जाता है US की तरफ से, विच इज़ अ परमानेंट रेजिडेंट। आप कभी भी अमेरिका जा सकते हो, आ सकते हो, आप वहाँ के जॉब कर सकते हो, बिजनेस रन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप फिर भी पाकिस्तानी हो, और आपके पास एक कार्ड होता है जिसमें थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं। और उसकी कुछ लिमिटेशंस ये होती हैं कि आप, जैसे आपको अमेरिका में रहना है 6 महीने से ज़्यादा, अगर आपको पाकिस्तान से मतलब 6 महीने से ज़्यादा अपने अगर अमेरिका से बाहर रहना है, उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, वो सब चीज़ें होती हैं। तो और फिर इवेंचुअली ग्रीन कार्ड के बाद आपको सिटीजनशिप मिलती है 5 साल बाद। उस पर भी जिक्र करेंगे। इमिग्रेंट वीजाज के अंदर फैमिली बेस्ड वीजाज होते हैं, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजाज होते हैं, फिर एक डाइवर्सिटी वीजा होता है विच इज़ नॉट एज रेलिवेंट टू अस, क्योंकि डाइवर्सिटी वीजा ना उन कंट्रीज के लिए होता है जो जिनकी रिप्रेजेंटेशन US में कम है। तो हम लोग इसमें इस वक्त एलिजिबल नहीं है। फिर आपके नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज आ गए, जिसके अंदर वर्क वीज़ाज होते हैं डिफरेंट टाइप के। मैं इन पे बहुत डिटेल में बात करूंगा। फिर स्टूडेंट वीज़ाज होते हैं। फिर आपके ट्रीटी वीज़ाज होते हैं, ये भी एक वीज़ा है जिसमें मैं भी डिस्कस करता हूँ। फिर आपके विजिट वीज़ाज तो आपको पता होगा, ये B1 B2 है, जो मैंने गलती से B2 लिख दिया है। और फिर ह्यूमैनिटेरियन वीज़ाज होते हैं जिसमें असाइलम और वो सब चीज़ होती हैं, वो मैं जिक्र नहीं करूंगा। वो जी जी, पानी कुछ कौन सवाल, सा चल रहा है? कुछ सवाल है मेरे लिए? अच्छा चलो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके।
अच्छा, एक एक डिस्क्लेमर बिफोर आई आई प्रोसीड, कि भाई मैं जो हूँ ना, ये जो मैं सारी एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, दिस इज जस्ट फ्रॉम माय ओन जर्नी और एक्सपीरियंस, ठीक है। मैं कोई ना कोई लीगल प्रोफेशन, मुझे कोई लीगल नॉलेज नहीं है मेरे पास, ना मैं कोई इमिग्रेशन एक्सपर्ट हूँ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो सिर्फ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तला, आपका हाथ रेज हुआ था, एनी कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? सर प्लीज सर कंटिन्यू। प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, ठीक है, ओके। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए, कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। मैंने अपनी कोशिश की है कि ये एक्यूरेट हो, लेकिन मैं हो सकता है कोई चीज़ मैंने गलत की हो, तो प्लीज़ कभी भी कोई डिसीजन लेने वाले हो ना आप, स्पेशली लाइफ, जैसे लाइफ चेंजिंग डिसीजंस होते हैं यार, ये आपने पढ़ने जाना है या फिर नहीं जाना है, इस तरह की चीज़ें, उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन हमेशा होगी कि आप किसी प्रॉपर इमिग्रेशन अटर्नी से बात करें या एक्सपर्ट से बात करें। उसमें भी बहुत लोग होते हैं जो लगता है कि उनको बहुत आता है, उनको नहीं आता, तो प्लीज़ हमेशा 2-3 लोगों से बात की जाए बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। तो बिल्कुल, और ये याद रखिएगा, जो ये जो अब आप मूव होते हो ना अब्रॉड, आपको लगता है जाऊंगा वापस आ जाऊंगा, ये वो चीज़ नहीं यार। आई वुड से कि बी वेरी, आपको बी वेरी अवेयर ऑफ कि आपके कहाँ जा रहे हो, क्या होगा आगे की, क्या पाथ्स हैं। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है बिफोर वी प्रोसीड, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाएंगे इनटू द डिफरेंट वीज़ाज जो होते हैं। तो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा से स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर एजुकेशन वीज़ाज पहले आते हैं। F1 वीज़ा सुना होगा आप लोगों ने, दिस इज़ बेसिकली योर स्टूडेंट वीज़ा, जिसके अंदर अगर आपने बैचलर्स करने जाना है या मास्टर्स करने जाना है या फिर किसी ने PhD करनी है, उसमें आप जाकर एक F1 वीज़ा आपको मिल जाता है। अच्छा, F1 वीज़ा में जब आप पढ़ रहे होते हो फुल टाइम, उसके साथ यू आर अलाउड कि आप कोई जॉब कर सको, लेकिन वो जॉब सिर्फ ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आपको अवेलेबल होती हैं थ्रू द यूनिवर्सिटी। और उसमें मेरे ख्याल से 20 आवर्स अ वीक पे एक लिमिटेशन होती है। अगेन, ये सब चीज़ें डबल चेक कर लिएगा, ये सब मेरी नॉलेज है फ्रॉम जस्ट टॉकिंग टू पीपल। और अच्छा हाँ, F1 वीज़ा के बाद आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मौका ज़रूर मिलता है। अगर आपने 1 साल की फुल टाइम स्टडीज़ की हुई है तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है, जो मिनिमम आपको 12 मंथ्स मिलते हैं, जिसमें आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। हाँ, आप मेरे ख्याल से कोई भी जॉब कर सकते हैं, आप करना चाहें, आप कुछ भी कमा सकते हैं, आपने करना है। उसमें 2 टाइप की होती हैं, एक होती है करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, CPT। CPT क्या होती है कि अगर लेट्स से आपका 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम है, आप लोग देखोगे कि कुछ प्रोग्राम्स में ना इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई इंटर्नशिप करोगी तो फिर यू विल गेट योर डिग्री। उसमें आपको CPT यूज करनी होती है टू बेसिकली डू दी इंटर्नशिप, आपको अलाउ करती है, ये आपको यूनिवर्सिटी ही दे देती है, कोई आपको अमेरिका की USCIS वगैरह से बात नहीं करनी पड़ती। OPT ऑन द अदर हैंड इज समथिंग जो आप खुद अप्लाई करते हो टू USCIS, जो जो USCIS जो इमिग्रेशन सर्विसेज की जो जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। OPT यूज़ करके आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद भी आप आराम से जॉब कर सकते हो, 12 महीने आपको मिलते हैं, ठीक है। उसमें आपको कोई जॉब लेकिन चाहिए होती है। और अगर आपने किसी स्टेम डिग्री में कोई भी आपने डिग्री की हुई है, जैसे जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स आती है, तो आपको 24 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसकी कुछ रिक्वायरमेट्स हैं, ये नहीं कि आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, उस कंपनी के भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन वो उतने कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो इन अ नटशेल, F1 वीज़ा के बाद अगर आप स्टेम डिग्रीज में हो तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, जिसमें आप जाके कोई भी जॉब कर सकते हो। अगर आपने लेट्स से लोन लिया हुआ है तो अच्छा खासा आप लोन अपना रिकूप कर सकते हो पैसे। फिर आपका आता है J1 वीज़ा। अच्छा, बाय द वे, कोई भी सवाल कहीं पे हो ना, आई एम ओपन। मैं अब थोड़ा सा स्लो डाउन करूंगा, टाइम देखते हैं कितना हमें मिलेगा, लेकिन अगर किसी को कोई सवाल है F1 वीज़ा का तो प्लीज़ ज़रूर पूछें। अम, अच्छा, अम, फिर आपका आता है J1 वीज़ा। J1 वीजा का पता नहीं आप लोगों ने सुना नहीं, इट्स कॉल्ड द एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम, ठीक है। ये एक्सचेंज प्रोग्राम्स, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, जैसे फुल ब्राइट नहीं होता, फुल ब्राइट इज टेक्निकली कंसिडर्ड आई थिंक एन एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें आप जाते हो, फुल ब्राइट और लोगों को कहीं और भेजता है। उसकी उसका जो एक मसला ये है कि अगर आपको किसी आपकी होम कंट्री ने फंड किया है या आपको USA ने फंड किया है, उसकी फिर एक 2 ईयर होम रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट सेट हो जाती है। व्हाट दैट मीन्स इज कि अब अगर आपने J1 पे आके आपने पढ़ लिया, अगर आपको कोई और वर्क वीज़ा चाहिए है या फिर कोई इमिग्रेशन करानी है आपने, आई थिंक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, उसके लिए पहले आपको अपने होम कंट्री जाके 2 साल लगा के आने हैं। अगर आप लोग किसी फुल ब्राइट वाला आपका दोस्त, तो आपने देखा होगा लॉट ऑफ पीपल वो वापस आना पड़ता है उनको, या फिर वो किसी और कंट्री चले जाते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स जब लोग फुल ब्राइट पे जाते हैं बहुत खुश होते हैं,
सही है। लेकिन बाद में क्या होता है कि उनको वापस नहीं आना होता। तो बी अवेयर कि यार ये क्या लिमिटेशंस है अपने वीजास की। ठीक है। अच्छा, आई थिंक J1 वीजा के को भी एक वर्क परमिट मिलता है, उसको मेरे से एकेडमिक ट्रेनिंग कहते हैं। और वो 18 to 36 मंथ्स होते हैं, ये डिपेंडिंग ऑन आई थिंक 36 मंथ्स मिलते हैं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोई स्टडीज से रिलेटेड काम है। तो ये प्लीज डबल चेक कर लेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये J1 वीजा की, ये जो 2 ईयर होम रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Any questions on education and training visas before I move on? मैं चैट भी देख लेता हूँ, एक मिनट। ठीक है, चैट इज क्लियर। सैयद अली नकी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर इसमें मैंने पूछना था कि अक्सर स्टूडेंट्स इस बारे में डिस्कस करते हैं कि आपको एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तानी को जो डिफिकल्टी फेस होती है वो ये है कि उसमें वीज़ा नहीं लगता टाइम से। तो सर ये जो वीज़ाज अगर फॉर एग्जाम्पल हम एडमिशन ले रहे हैं, अगर मिल जाता है लेकिन बाद में वीज़ा की प्रॉब्लम आती है, तो ये तो जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसका वहां पे तो लिमिटेड हम रह गए ना कि एडमिशन तो हमें मिल गया लेकिन वीज़ा के मामला में हम उस डिफिकल्टी को भी फेस कर रहे हैं। तो उसका सर क्या हल है, उस चीज को आप कैसे देखते हैं? लाइक जब आप बहुत गए होंगे तब डिफिकल्टी कम होगी लेकिन अब ज्यादा है। अली, बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस पे पूरी की पूरी एक स्लाइड है जिसमें मैंने डिनायल्स की बात की है, और एक होती है 221G एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग होती है, जिसकी वजह से बहुत लोग डिले होते हैं। उस पर हम जरूर जिक्र करते हैं। वो सही बताऊं, वो मैं उस पर यही बोलूंगा तुम्हें कि दैट्स अ रियलिटी। हो आपके साथ भी हो सकता है। उस पर आते हैं तो बात करते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है। एनीथिंग एल्स? ये तला, आपका कोई सवाल है? सर एक क्वेश्चन है चैट में कि F1 वीजा के ऊपर डिपेंडेंट्स लोग हैं कि नहीं है। बिल्कुल। आपका अगर आपकी स्पाउस आपके साथ जाना चाहे अलाउड है, और आई थिंक 21 ईयर से छोटा आपका कोई बच्चा है, तो वो बिल्कुल आप लेके जा सकते हैं। आई थिंक F4 वीज़ा होता है जिस पे आप लेके जा सकते हैं, और उसकी मुझे याद नहीं आ रहा कि वो जब आप F4 पे होते हैं तो क्या आप जॉब, आई थिंक आप जॉब नहीं कर सकते। लेकिन ये प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं खुद F1 से गुजरा नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें मेरी थोड़ी सी मिसिंग है ऑन F1 तो। लेकिन बिल्कुल आप अपने स्पाउस को लेके जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ स्पाउस को लेके जा सकते हैं, कोई पेरेंट या कोई सिबलिंग उस तरह की उसको लेके जा सकते हैं। अगर आप स्टेप चाइल्ड को लेके जा सकते हैं, अगर आपका कोई मतलब अडॉप्टेड चाइल्ड है, तो लीगल आपका चाइल्ड है, तो आप उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है। मूविंग ऑन। ऑजी। सर मेरे एक दोस्त को वीज़ा ग्रांट हुआ है J1, और वो पीएचडी के लिए गया है। तो अब हम्म। वो जब पीएचडी के लिए 2 साल का वीज़ा मतलब उसका एक्सटेंड हो जाएगा फर्दर, देन वो वापस आएगा और 2 ईयर यहाँ पे स्पेंड करेगा। अच्छा, अगेन थोड़ा सा ना केस बाय केस भी डिपेंड करता है कि आपको वो वाली रिक्वायरमेंट आप पे है या नहीं। आई थिंक उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि अगर आप पे मतलब आपको फंड किसने किया, आई थिंक इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। जैसे अगर आपको यूएस की किसी ऑर्गेनाइजेशन ने फंड किया है, तो यस उनको वापस आना पड़ेगा। और जैसे पीएचडी में लॉट ऑफ टाइम, जैसे मेरा एक दोस्त है उमर, वो गया अपना फुल ब्राइट पे मास्टर्स किया नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से, और फिर वो पीएचडी में चला गया, तो उसकी एक्सटेंड होती रही। तो एक्सटेंड बिल्कुल हो जाती है पीएचडी के लिए। इट्स जस्ट दैट कि फिर आपको इवेंचुअली वापस आना पड़ता है। आपका आपका जवाब मैंने, आपका सवाल मैंने जब आपका यस सर, जवाब मैंने दे। थैंक यू। आई थिंक दैट प्रीटी मच सेटिस्फाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो लेट्स मूव ऑन। अब आते हैं वर्क वीजास पे। ठीक है, मैं वर्क वीजा पे हूँ, तो इस पे मैं आपको बता दूँ H1B। H1B आपका जो सबसे मेन वर्क वीजा होता है, जिसपे मेजोरिटी ऑफ द लोग जाते हैं, वो H1B है। ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है भाई? आपको यूएस में एक कंपनी से जॉब ऑफर चाहिए, और फिर जो H1B वीजा की पटिशन होती है ना, वो आपकी जो एम्प्लॉयर है ना, वो फाइल करता है, आप खुद नहीं कर सकते। अच्छा, और आपकी उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस अब वो बहुत डिफरेंट तरह की होती है। अगर लेट्स से आपकी कोई 2A डिग्री है, तो उसके साथ अगेन ये मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता, लेकिन यू कैन, ऐसे फॉर एग्जांपल आपके पास 3 3 इयर्स की डिग्री है, साथ में आपके पास 1 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो मिल के आई थिंक ये रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बैचलर्स की 4 साल की ही डिग्री हो। आप मिक्स एंड मैच करके कुछ बन जाता है, एज लॉन्ग एज आपको किसी इक्विवेलेंसी की कंपनीज होती हैं,
दे, अगर वो आपको ये वो कर दें, एक सर्टिफिकेट दे दें कि आपकी जो भी एजुकेशन और एक्सपीरियंस है वो 4 इयर्स पूरे करता है, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं। सही है। अब ये जो सबसे ये चीज़ है, एक H1B वीज़ा साल में ना लिमिटेड लोगों को मिलते हैं, और ये लिमिट है 85,000 वीज़ास पे। ठीक है। और लास्ट ईयर आपको, अगर कोई गैस करना चाहे, खैर गैस, चलो छोड़ो गैस करने की बात, मेरे ख्याल से 475,000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई की थी लॉटरी के लिए, अप्लाई किया था वीज़ा के लिए, राइट। तो क्लियरली देर आर मोर एप्लीकेंट्स देन वीज़ाज दैट आर अवेलेबल। तो इसका हल USCIS या अमेरिका ने क्या निकाला हुआ है, वो एक लॉटरी करते हैं हर साल, और उस लॉटरी में आपका नाम आ गया तो वेल एंड गुड। अच्छा, उसमें एक एक अच्छी बात कह लें, थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि अगर आपने US से कोई मास्टर्स डिग्री की हुई है ना, तो आपका एक अलग पूल में नाम जाता है, और उसके 20,000 वीज़ाज अलग होते हैं। तो 85 के अंदर ही, लेकिन टोटल 85,000 वीज़ाज ही मिलते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी H1B की लिमिटेशन है। इस पे भी हम आगे थोड़ा सा, मैं जब टाइमलाइन डिस्कस करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ डज दैट अफेक्ट योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अच्छा, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि ये जो कैप है ना, ये सारी कंपनीज पे नहीं होता। अगर आप किसी हायर एजुकेशन कंपनी, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी शिकागो में जॉब करता हूँ, या फिर आप किसी और स्टैनफोर्ड में आपको जॉब मिल जाती है, या आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में जॉब मिल जाती है, या पे कोई नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई जिस तरह आजकल ओपन एआई इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक उनके लिए अगर आपने जॉब करनी है वो आपको मिल सकती है, या पे कोई और गवर्नमेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, अगर आप इन जगहों के लिए आपका H1B पटिशन है, तो आप कैप से एग्जेम्प्ट है, मतलब आपको कोई लॉटरी में जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं इसी के थ्रू किया था, तो मेरे ख्याल से उन्होंने पिटिशन फाइल की थी, और आई थिंक 2 से 3 महीने में मैं US में था। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत कम लोगों को पता होती है। तो और फायदा क्या है कि आप, चलो आप यूनिवर्सिटी जाते हो, उसके भी कोई लिमिटेशंस आगे जाके होते हैं कि आपको बहुत टाइम लगता है, आप एक दो बार चले तो जाते हो, लेकिन इसकी जो ड्रॉबैक वो ये है कि आप स्विच नहीं कर सकते किसी और फॉर प्रॉफिट कंपनी में, आपको एक उसी में रहना पड़ता है, आपको किसी नॉन नॉन प्रॉफिट्स में रहना पड़ता है, या फिर आप लॉटरी में आपका नाम आए। ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। अगर कंफ्यूजन है तो मैं कोई सवाल पूछ ले। अच्छा, टाइमलाइन, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर साल जो लॉटरी है H1B की, वो होती है अप्रैल में, और प्रोबेबिलिटी इंसान की अराउंड 25 से 35% प्रोबेबिलिटी है कि आपका निकलेगा नाम। ठीक है। पहले कुछ लोग क्या करते थे, कुछ कंपनियां थी जो एक बंदे का नाम मल्टीपल कंपनियों से डलवा देते थे, इस तरह की चीज़ होती थी। वो इस साल आई थिंक वो ख़त्म हो गया है, अब एक बंदे की आई थिंक एक ही एंट्री डलती है, आई थिंक सो, ये कंफर्म कर लिएगा। फिर आपकी जो एक दफा से आपका नाम आ गया लॉटरी में, फिर पिटिशन सबमिट होती है, जो आपकी एम्प्लॉयर सबमिट करता है वो अप्रूव होती है, और उसके बाद फिर आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं October 1 से। ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन H1B वीजा? I have a question. चलो आगे बढ़ते हैं, एंड कुछ। सर हाँ तो हाँ, अली मेरा एक पूछे। क्वेश्चन है, ऐसा ही जो आपने कहा कि उसमें एक स्टक हो जाता है बंदा, अगर फॉर एग्जांपल नॉन प्रॉफिट में है तो नॉन प्रॉफिट को ही आपने ज्वाइन करना है, लाइक उसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप एसोसिएटेड रहेंगे। अगर आपने जंप करना है तो उसके लिए फिर क्या नॉइज़ होगी, वो जरा बताइए इस बारे में। चलो, नहीं ये अच्छा अच्छा सवाल है, मुझे थोड़ा डिटेल में वैसे ही बताना चाहिए था। अच्छा, जैसे मैं अपना बताता हूँ ना, मैं जैसे जब मैं यूनिवर्सिटी शिकागो गया, तो मेरे पास क्या ऑप्शंस थे। मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं वहीं जॉब करता रहूं, और अपनी कंपनी से ग्रीन कार्ड करवाऊं, और जब एक दो ग्रीन कार्ड आ जाए तो मैं स्विच कर सकता हूं। एक ये राउट है आपका, कि आप कल को किसी और जॉब में आ सकते हैं। दूसरा राउट ये है कि लेट्स से मैं US में जॉब कर रहा हूँ, शिकागो में जॉब करता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं इंटरव्यू दूँ फेसबुक, गूगल, और अगर लेट्स से उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया, तो वो फिर मेरा नाम डालेंगे लॉटरी में। मैं अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में जॉब ऑलरेडी कर रहा हूँ, बट वो कंपनी जो है, जो भी फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल हो गई, वो मेरा नाम डालेंगे लॉटरी में अप्रैल में। फिर वो वेट करेंगे, अगर मेरा नाम निकल आया तो फिर वो वेट करेंगे अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, और फिर अक्टूबर में मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो इट्स जनरली कंसिडर्ड हार्ड कि आप किसी को ऐसे कन्विंस करो कि यार मेरे लिए को, तो बड़ी कंपनियां वेट कर लेती हैं, गूगल, फेसबुक, इस तरह की कंपनियां आपके लिए खुशी खुशी वेट कर लेंगी, बट एक छोटी कंपनी जो
let's say इमीडिएटली एक बंदे को हायर करना चाह रही है, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी रहती है। अच्छा, एक और बात, इट्स नॉट कि आप उसी यूनिवर्सिटी में फंस गए हो, लेकिन आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा आपको, अगर आप चाहना चाहते हो विदाउट गोइंग टू द लॉटरी। अली, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? सर इसका होराइजन भी बहुत बड़ा है। लाइक आप एक कंपनी से, जैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का आपने एग्जांपल दिया, आपको तकरीबन 7-8 साल हो गए। तो सर उसके बाद भी आपको अगर फॉर एग्जांपल स्विच करना है, तो ये सारा प्रोसेस को आपने फॉलो करना है, जो कि इतना ज्यादा हेक्टिक है। मैं ये बता चाह रहा हूँ ना, हाँ, अगर आप देखो, ये बता, जैसे मैं हूँ, मेरे केस में मैंने डिसाइड किया कि यार मैं वेट करूंगा जब तक मुझे ग्रीन कार्ड, जब मुझे मिल जाएगा तो मैं स्विच कर लूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने पहले मेहनत ही नहीं, मैंने बिना कभी ट्राई किया, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, मुझे कोई मसला नहीं था। ठीक है, तो यस, आप अगर वेट करो, देखो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, H1B वीजा ना 6 पहले 3 इयर्स का आपकी पोटेशन अप्रूव होती है, फिर आप 3 इयर्स की और एक्सटेंशन लेते हो, 6 इयर्स की लिमिट होती है। 6 इयर्स से पहले पहले वैसे भी आपकी कंपनी को आपका ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर करना होता है, वरना यू कैन नॉट स्टे बियॉन्ड 6 इयर्स। तो ज्यादातर कंपनीज आपका 6 साल में ग्रीन कार्ड प्रोसेस कहीं ना कहीं शुरू, मतलब 3 ईयर पे 4 ईयर पे शुरू कर देती हैं। अच्छी कंपनियां तो डे 1 से कर देती हैं। तो एक्चुअल में आई वुड से, अगर तुम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो डू एक्सपेक्ट कि यार तुम्हें हो सकता है 7 से 8 साल लगाने पड़े वहां पे, फिर स्विच कर पाओगे। समझ आई? आई होप दैट्स क्लियर। थैंक यू सर। ठीक है, और अगर सर इसमें डिटेल में बात करनी है तो एंड में भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। आमना, आपने हैंड रेस किया हुआ था, प्लीज पूछिए। आमना, आपने पूछना था कोई सवाल? तो सर सर मेरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर मैम आमना भी ठीक है, जवाब ठीक है, देंगे। मुदस्सिर, आपका सवाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, आमना आमना, पूछिए अपना सवाल। एक्चुअली सर मैंने ये पूछना था कि मैं मास्टर्स की डिग्री कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस में और मैं पीएचडी के लिए जाना चाह रही हूँ। बट जैसे आपने अपनी बात की कि आपको अगर वैसे की कंपनी से ऑफर आ जाती है तो आप H1 में फॉल करते हैं, बट कंपनी से एक जॉब लेना वो भी यूएसए में इट्स वेरी टफ। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा गाइडलाइन दे दें कि अगर मैं पीएचडी के लिए जा रही हूँ तो वहां पर तो ज़ाहिर है 4 से 5 साल की डिग्री है पीएचडी की, तो उसमें फिर मैं कैसे सिक्योर कर सकती हूँ अपनी जॉब ताकि मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाए। अच्छा, तो अच्छा, देखिए, जब आपने मास्टर्स किया तो उसके बाद आपको, आपने लेट्स से स्टेम का मास्टर्स किया, उसके बाद आपके पास 3 साल थे। तो बेसिकली आप ये कह रही हैं, लेट्स से आपको जॉब ही नहीं मिली तो आप ओपीटी ले ही नहीं सकते। तो ठीक है, अगर आप लेट्स से, कंप्लीट अगर, नहीं है, सेकेंड सेमेस्टर में हूँ मास्टर्स के, और मैंने जैसे ही मास्टर्स कंप्लीट करना है नेक्स्ट ईयर उसके बाद अप्लाई करना है। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप अपने ओपीटी एटलीस्ट अप्लाई करती हैं, आपको इंटर्नशिप कर लें कहीं पे। ओपीटी की आई थिंक, अगर बाय द वे ये सब प्लीज कंफर्म कर लेगा, ये सब मेरी सिर्फ, मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, ओपीटी के लिए एलिजिबल होने के लिए यू जस्ट नीड टू बी एम्प्लॉयड। जरूरी नहीं है कि आपको पैसे भी मिल रहे हो, तो आप कहीं पे, आपको अगर इंटर्नशिप भी मिल जाए तो आपका ओपीटी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। उसमें आप ये कर सकती हैं कि आप उस दौरान आप इंटर्नशिप करें, साथ साथ आप ढूंढती रहें जॉब। लेट्स से फॉर वॉट एवर रीजन आपकी जॉब नहीं मिलती आपको, जैसे आजकल मार्केट इज डिफिकल्ट, ठीक है, उस केस में यस, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एनरोल इन अ मास्टर्स प्रोग्राम। आप अपना बेसिकली शिफ्ट कर लें उसके ऊपर। फिर जब आपकी उसमें आपके पास ये दो ऑप्शन है, एक तो है कि या तो आप अपनी पीएचडी कंप्लीट करें, उसके बाद फिर आपको ओपीटी मिलेगा, आप ओपीटी में रहकर आप ओपीटी में रह के फिर आप उस वक्त आपको जॉब मिल जाएगी होपफुली, क्योंकि पीएचडी है आपकी तो आपको और अच्छी जॉब मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पीएचडी जब कर रही हैं उस वक्त, जिस तरह मैंने बताया, आप लेट्स से आप गूगल से बात करती हैं और गूगल आपको ऑफर दे देता है, तो वो आपको रख सकते हैं जॉब पे। आई डोंट नो कि आप ओपीटी के लिए उस वक्त एलिजिबल होंगी या नहीं होंगी, मे बी नहीं होंगी, वो चीज़ थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, बट दे कैन, मतलब स्पॉन्सर योर H1B। तो थोड़ा सा मैंने वो एक सा आंसर दिया है, थोड़ा सा स्पेसिफिक केस है। तो अगर बोलो तो और डिटेल में बात करनी है तो वी कैन टॉक इन दी एंड, ठीक है? ओके सर, श्योर। ठीक है, अच्छा, जल्दी से मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मुदस्सिर है और मैंने ना रिसेंटली ग्रेजुएशन की है।
और अभी एज ए फुल स्टैक जॉब भी कर रहा हूँ। तो अभी इशू ये आ रहा है कि बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जो अखराजात वगैरह होते हैं ना, तो वो अफोर्ड करना मुश्किल होता है। मेरे साथ भी और भी काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए इशू होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के डायरेक्शन के लिए कौन सा वीज़ा जो सूटेबल रहता है? यार मैं अपनी बताता हूँ बात। ठीक है, मैं आई कुड नॉट अफोर्ड, मुझे पता था मतलब मेरे पास ना तो अपने पैसे थे, ना मुझे पता मेरे वाले साहब ने मुझे कोई 1 करोड़ रुपए देने थे कि मैं पढ़ने जाऊँ। ठीक है, दुआ बहुत दिल था मेरा कि मैं मास्टर्स करूँ। अल्लाह ने मेरे लिए किस तरह रास्ता निकाला कि मैंने एक यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई मुझे। वहीं से मेरी जो पे आती थी मैंने उसी से जो है ना अपनी मास्टर्स कर लिया। ठीक है, तो मैं एक तो ये बताऊंगा, लेकिन ये तो चलो मेरा केस है ना, और आपका भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि यार F1 अगर आप वीजा में भी जाते हो तो उसमें भी बहुत सारे राउट्स होते हैं जिसमें आप आपके पास अगर लेट्स से पैसे नहीं हैं तो आप बहुत सारे एक काम करते हैं। एंड में मेरे पास एक स्लाइड है, उस पर मैं जिक्र कर लूंगा। और आई थिंक आपकी जैसे आई कोड गुरु वालों का मुझे लग रहा है इन लोगों ने भी काफी इस पे मटेरियल रखा हुआ है कि किस तरह आप जा सकते हैं यूएस विदाउट लाइक विदाउट हैविंग द मींस टू बेसिकली पे द फीस इटसेल्फ। तो एंड में मैं कोशिश करता हूँ, टाइम हुआ ना तो आई विल गो ओवर दैट स्लाइड एज वेल। समरी यही है कि यार उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स करो, आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स देखो, आप कोशिश करो कि आपको जब आप एक दफा पहुंच जाओ तो आपको टीएशिप मिल जाए, ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हिम्मत करनी पड़ती है। तो इस पे बाद में बात करते हैं, ठीक है। शोएब, शोएब जल्दी से क्योंकि वी नीड टू मूव। अहमद, अहमद एच। जी सर, वो म्यूट किया हुआ था होस्ट की तरफ से, सॉरी। शोएब, सर अस्सलाम मेरा वालेकुम। क्वेश्चन अच्छा, ये बोलो बोलो। है, मेरा सर ये क्वेश्चन ये है H1 वीज़ा के लिहाज से कि नॉर्मली आप जैसे यूके अगर आप में होते हैं या और किसी डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं तो एक सैलरी थ्री होता है जो मतलब सिक्योर करने के बावजूद भी, तो इस तरह कोई सैलरी थ्री है? और दूसरी चीज़, दूसरा साथ ही यही है कि कोई एज लिमिट भी होती है इसके अंदर के स्पेसिफिकली, कि आपकी एक स्पेसिफिक एज लिमिट हो कि भाई इससे रिलेटेड इतना अगर है तो आपको जॉब हम H1 वीज़ा दे सकते हैं? यार मैं ऑनेस्ट बताऊं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी एज लिमिट। अब ऑब्वियसली अगर आप 12 साल के हैं तो आपको कोई जॉब नहीं देगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो। तुम्हें कोई कोई अगर तुम लाइक इफ यू लाइक 19 एंड यू ट्राइंग टू गो, मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई इशू है। चेक कर लेना, जिस गूगल कर लो मिल जाएगा। आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। तुम्हारा सेकंड सवाल क्या था? जिस जिस रिमाइंड करो, उससे पहला सवाल क्या था? अ, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया हूँ आई थिंक। एनीवे, अहमद आप पूछिए सर अपना सवाल। वो फिर से म्यूट हुआ हुआ था होस्ट के थ्रू ना, तो बिल्कुल। वो सर मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि नॉर्मली आप किसी भी जो थ्री शोल्ड है, सैलरी थ्री शोल्ड है, वो कोई इसमें ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड है कि लाइक H1 वीजा की रिक्वायरमेंट हो कि इसमें थ्री शोल्ड कितनी हो हाँ मिनिमम? हाँ, वेरी क्विकली, सिंपल आंसर यस। बेसिकली इन्होंने मेक श्योर किया हुआ है आपको एक एक वेज वेज डिटर्मिनेशन होती है, उससे कम आपको वेज मिल नहीं सकती, तो आपको वेज अच्छी मिलनी चाहिए। कुछ कंपनियां होती हैं कंसल्टिंग फर्म्स टाइप की जो आपको ना इस तरह वो करते हैं कि ऑन पेपर आपको वो लग रहा होगा कि आपको पैसे दे रहे हैं, वो नहीं देते, लेकिन दैट्स ऑल इलीगल। आपको एक बेर मिनिमम सैलरी है जो मिलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन था? अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। अच्छा। सबसे पहले तो आप बहुत इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। मैं आपकी जर्नी थोड़ी सी देख रहा था। आप पहले इस्लामाबाद में एज अ लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उसके बाद डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में गए। तो बेसिकली ये तो आपने मुझे बता दिया कि जाने के बाद क्या करें, लेकिन बेसिकली वो हमारे लिए पाथ क्या है कि जिससे हम पाकिस्तान में बैठ के जॉब जोन सी है सिक्योर कर सकें। क्योंकि अगर मास्टर वाले पाथ पे जाते हैं तो 2 साल मास्टर करने के बाद हमारी जॉब शुरू हो सकती है, लेकिन अगर यहीं से मिल जाती है तो हमारा डे 1 से H1B प्रोसेस शुरू हो जाएगा। दूसरा कि F1 वीज़ा के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं, और मैं रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो चुका हूँ F1 वीज़ा से, जिसके बाद से मुझे अगली अपॉइंटमेंट F1 वीज़ा की अगले साल की मिल रही है। तो ये वाला इशू तो नहीं है इस जॉब वाले वीज़ा के अंदर। और दूसरा, जॉब किस तरह से हम सिक्योर कर सकते हैं? मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, इसलिए काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ आपके साथ। यार फर्स्ट ऑफ अहमद, आई एम सो सॉरी। ये अनफॉर्चुनेटली मैं अपना भी बताऊंगा, मैं भी वीज़ा इश्यूज़ की वजह से कुछ मसलों में फंसा हुआ एट दिस पॉइंट। यार ये अब हमारी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि हम पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम ही लोग चेंज करेंगे इस रियलिटी को। हम ही मेक श्योर करेंगे कि कल को जो है ना हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चों के लिए जो है ना ये मसले ना आए, ठीक है। यार वीज़ास पे थोड़ा सा बात करते हैं, डिलेस पे। F1 वीज़ा का ये इशू है, मुझे पता है कि आपको जो है ना अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलनी, वो सारे मसले हैं। अच्छा, H1 का ऑल दो मैं कहूँगा इट्स स्लाइटली बेटर। जैसे अगर तुम्हें इस वक्त H1B की अपॉइंटमेंट्स एक हफ्ते आगे की भी मिल रही है तो H1 का डेफिनेटली वो इशू इस वक्त नहीं है। और H1B की, अब ये
मैं बोल रहा हूँ आई थिंक कि रिजेक्शंस रिलेटिवली कम होती हैं, क्योंकि एक कंपनी ने ऑलरेडी आपकी पिटिशन फाइल की हुई है। तो मैंने देखा है कि यार अनलेस आपने कुछ जेन्युइनली गलत किया हुआ है ना, मतलब आपकी लत से आपके पास रिक्वायरमेंट पूरी नहीं थी, आपको कहीं से आपने जॉब सिक्योर कर ली, H1B पे मैंने देखा है कम रिजेक्शन है। तो डेफिनेटली H1B का राउट इज स्लाइटली मोर सेफ। पहली बात। तुम्हारा सवाल था मुझे कैसे मिली, यार थोड़ा सा तो बोलूंगा किस्मत थी। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी मेरी मदर की दुआएं थी और मेरी बेगम की किस्मत थी। तो उसमें मैं एक चीज बोलूंगा, मेरा जो जो मेरी पहली जॉब थी ना, उसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत काइंड ऑफ लाइक अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने सिलिकॉन वैली के लोगों के साथ काम किया हुआ था, मैंने ओपन सोर्स स्टैक के ऊपर काम किया हुआ था। मैं एक ओपन स्टैक कम्युनिटी है, उसके अंदर मैंने काफ़ी कोड कंट्रीब्यूट किया हुआ था। तो कह लो कि जो एक यूएस में कंपनी जिस तरह का एक एम्प्लॉय चाहती है ना, या फिर जिस तरह की रेज्यूमे चाहती है, वो इत्तेफाक से किस्मत से बनी हुई थी मेरी। मैंने कोई खास मेहनत नहीं की थी, वो बन गई थी। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा वाइन, इसका एक तरीका है। चलो मैं तुम्हें एक सिंपल तरीका दे देता हूँ। गो लुक फॉर ऑल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो H1 वीजा स्पॉन्सर करती है, उसका एक डेटाबेस होता है, मिल जाता है। सर्च करना कैप एग्जाम H1B, मैं कहीं बाद में पोस्ट भी कर दूंगा। फिर उनकी यूनिवर्सिटीज के ना उस पे जाओ, क्या कहते हैं, जॉब पोर्टल, हर यूनिवर्सिटी का जॉब पोर्टल होगा। और जस्ट स्टार्ट स्किमिंग थ्रू कि उनकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जितने भी रोल्स हैं ना, उनके डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च डिपार्टमेंट्स वो क्या चाह रहे हैं। गो थ्रू 30, तुम्हें आइडिया हो जाएगा, अच्छा यार ये प्रोफाइल चाहिए। और कुछ, अच्छा मैं बताऊँ, आई नो आजकल थोड़ा सा इट्स बैड, इवेंचुअली ना इंशाल्लाह एक साल में थिंग्स विल गेट बेटर। और उस वक्त देखो, ये यूनिवर्सिटी में भी ना हर बंदा नहीं जब वहाँ पे यूएस में जाना चाह रहा होता जॉब करने, जब जब मार्केट अच्छी होती है तो अलॉट ऑफ टाइम्स आपको मिल भी जाती है। अगर आप देखो, मतलब जैसा मैं जब गया तो उस पोजीशन पे लेट्स से 10 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। कैन यू इमेजिन, एक पोजीशन जिसके थ्रू दुनिया से कहीं से भी कोई जा सकता है, उस पे लेट्स से 10 या 8 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, उसमें से मैं सेलेक्ट हो गया। किस्मत है ना। तो जस्ट कीप ट्राइंग, इस तरह की अपॉर्चुनिटी अल्लाह आपको देगा, फॉर श्योर देगा। ये मुझे पता है आपको मिलेगी, लेकिन जस्ट कीप ट्राइंग। ठीक है, मूव ऑन करते हैं। बहुत बहुत मेरे नीचे घर वाले खाने पे वेट कर रहे हैं। अच्छा, फजील। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ सॉरी जी। अगर ये क्वेश्चन आपने पहले तब दे दिया हो। मुझे पूछना ये था कि अगर हम मिसाल के तौर पे मास्टर्स पे जाते हैं, मास्टर हमने कंप्लीट कर लिया, तो आपकी नज़र में बेस्ट ऑप्शन क्या होगा वहाँ पे अपना जॉब से, मतलब जॉब सिक्योर करने का किस वीज़ा के ऊपर? अगर जैसे आपने H1B बताया, तो उसके अंदर तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है। तो आप क्या समझते हैं सबसे बेहतरीन तरीका क्या है मास्टर्स करने के बाद वहाँ पे सस्टेन करने का अपने आप को? देखो, H1B एक ऐसा वीजा है जो, मतलब वंस यू, आपने एक दफा मास्टर्स कर लिया ना, उसके बाद एवरीवन इज एलिजिबल फॉर H1B एक तरह से। ठीक है, क्योंकि आपके पास बैचलर्स है। तो वो तो आपको मिल जाएगा। एक काम करते हैं, इसको मैं पिन करता हूँ, इसके बाद मैंने कुछ और वीजास की बात करूंगा। ओवन वीजा होता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी वीजा। तो बात सिंपल सी ये है कि लेट्स से आप एक, मैं आता हूँ, मैं उस पर आता हूँ कि और इससे बेहतर ऑप्शंस क्या है। ऑनेस्ट बताऊं तो वर्क वीजा के पॉइंट ऑफ व्यू से H1B ही है फॉर मोस्ट ऑफ अस। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो इन टर्म्स ऑफ आपका पब्लिकेशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो और भी वीजाज होते हैं, फिर कुछ कुछ इमिग्रेशन के भी पार्ट्स होते हैं, उस पर मैं जिक्र करूंगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। आई थिंक कोई और सवाल नहीं है, तो आई एम गोना मूव ऑन फ्रॉम H1B, और एंड में भी सवाल ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, L1 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, ये बेसिकली क्या चीज़ है? अगर लेट्स से आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं जिसका ऑफिस यूएस में भी है, जैसे नेटसॉल हो गई, जैसे यूनिलीवर हो गई, एंग्रो हो गई, जिस तरह, और क्या दिमाग में आ रहा है, IBM हो गई। ठीक है, अगर आप बहुत ही कोई हाई परफॉर्मिंग बंदे हो, दे कैन मूव यू टू द यूएस ऑफिस ना। उसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है, इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि फॉर श्योर हर बंदे को मिल सकता है, लेकिन अगर आप इतने टैलेंटेड हैं उस कंपनी में, द कंपनी कैन मूव यू वेरी इजीली टू द यूएस, अपना वहाँ पे आराम से। और उस ये वीज़ा भी आई थिंक काफ़ी अच्छा वीज़ा होता है, इन टर्म्स आपकी वाइफ भी आई थिंक जॉब कर सकती हैं एंड ऑल दैट। ओह, बिफोर आई मूव ऑन टू H1B पे आपकी स्पाउस साथ जा सकती हैं, आपके चिल्ड्रन साथ जा सकते हैं, बट योर स्पाउस कैन नॉट वर्क। H4 वीज़ा पे आपकी स्पाउस कैन नॉट वर्क। तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है। बेगम को वादे करके, स्पाउस को वादे करके मत ले जाना कि वहाँ जाके तुम भी जॉब कर पाओगे, जॉब कर लोगी। उनको अपनी H1B सिक्योर करना होगा, या फिर उनको F1 पे ट्रांसफर करना होगा। तो वो एक लिमिटेशन है, वो याद रखिएगा। एल वन में बस ये है कि अगर लेट्स से मैं यूनिलीवर में जॉब करता हूँ, 1 साल से ज़्यादा अगर मैं जॉब की हुई है, तो मैं एलिजिबल हूँ टू मूव टू द यूएस अगर मैं चाहूँ। ठीक है। अच्छा, फिर आती है ओवन। ओवन वीज़ा इज फॉर पीपल विद एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी।
मतलब अगर आप प्रूफ कर सकते हैं, नाउ हाउ कैन यू प्रूव इट? लेट्स से आप कोई आप बहुत मतलब आपके पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं बहुत सारे, आप किसी ओपन सोर्स कम्युनिटी के कोई लाइक लीडर हैं, कोर डेवलपर हैं, कुछ हैं कि आप मतलब जाने पहचाने आदमी हैं आप तो। और बताऊं, ये आपको लगता है कि जैसे मैं तो नहीं हो सकता, लेकिन हो सकते हैं, आप इस पर ज़रा स्टडी करें, ठीक है। तो ये उनके लिए होता है। इसकी अच्छी बात एक तरह से ये H1B है, लेकिन इसकी फायदा क्या है कि इस पर कोई कैप नहीं है। अगर आप यू थिंक यू कैन जस्टिफाई दैट यू आर एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन, तो आप साल में कभी भी आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो यू कैन कीप दैट इन माइंड। अगर जिस तरह अभी मेरे ख्याल से आमना का सवाल आया था कि मैं पीएचडी कर रही हूँ, पीएचडी आप कर रही हैं, अगर आप लेट्स से यू हैव 3-4 पेपर्स आपके आउट हुए में, हो सकते हैं आपको ओवन वीज़ा मिल जाए। ओवन वीज़ा में कोई आपको कैप नहीं है, कुछ नहीं, आराम से हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर पीपल हु आर डूइंग मास्टर्स या पीएचडी, ठीक है, कीप दैट इन माइंड। पिटिशन फिर भी आपके एम्प्लॉयर ही फाइल करता है, लेकिन इट्स इजियर टू गेट अप्रूव्ड और कोई कैप नहीं होता। हाँ, मैंने डिस्कस कर लिया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है, टीएन वीजा एक होता है। अगर आप सिटीजन हैं कनाडा एंड मेक्सिको के, तो आप टीएन वीजा पे यूएस आके जॉब कर सकते हैं, ठीक है। अब यू वुड आस्क कि भाई हम लोग तो लेट्स से ज़्यादातर पाकिस्तानी है, बट लेट्स से कोई बंदा अगर जाता है कनाडा ऑन उस पे, जैसे आजकल इमिग्रेशन लोग काफ़ी करा रहे हैं ना, और आप जाके वहाँ पे सिर्फ 3 साल में आपको सिर्फ पासपोर्ट मिल जाता है। द मोमेंट यू गेट योर पासपोर्ट, आप आराम से जाएं और जाके आप अपना टीएन वीज़ा आपको मिल सकता है, आप यूएस में जॉब कर सकते हैं। उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि टीएन वीज़ा पे आपकी ग्रीन कार्ड नहीं हो सकता, बट एक दफ़ा आप टीएन वीज़ा पे हैं तो आपको H1B आपकी कंपनी फाइल कर सकती है और फिर आप ग्रीन कार्ड पे आ सकते हैं। बट एक बात है जो मैंने कहा मैं आपको बताऊं। अच्छा, इन 3 वीज़ास के कोई सवाल जल्दी से? 2 सवाल लूंगा सिर्फ मैं तो, फर्स्ट 2 पीपल जो हैंड रेस करेंगे, अगर सवाल है तो किसी का, वरना वी कैन मूव ऑन। यार चैट तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ। चलो विल सी एट द एंड अगर टाइम मिले। जिलैल, मैंने मेरे ख्याल से नाम गलत बोला, लेकिन प्लीज आप कुछ अपना अपना सवाल पूछिए। वालेकुम सर। तो सर मुझे क्वेश्चन ये करना था कि अगर हम एमएस के लिए यूके यूएस चले जाते हैं एंड थिंग्स गो वेरी वेल, और अगर हम एमएस के बाद हमें गूगल में या किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब सिक्योर कर लेते हैं, तो हम उसमें मतलब उसमें हम अगर रहते हैं तो हम कितना टाइम बाद उसकी ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं? उसमें क्या लिमिटेशंस होती हैं इसके? बहुत अच्छा सवाल है, मैं पूरी टाइमलाइन अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को नहीं पता होती, मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं मूव ऑन करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इनफैक्ट मैं अभी एक सिनेरियो बनाऊंगा जिसमें आज से लेट्स से अगर एक बंदा शुरू करता है तो उसको क्या टाइम मिलेगा। आई विल गो ओवर इट। वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, ट्रीटी वीजाज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इट इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट। अगर लेट्स से आप एक कंपनी में जॉब करते हैं जो लेट्स से उस कंपनी में आप लेट्स से हाई लेवल पे, लेट्स से आप सीईओ हैं, ठीक है, और आपकी कंपनी अमेरिका आपकी जो भी ट्रेड करती है, लेट्स से अगर आप सॉफ्टवेयर सर्विसेज बेचते हैं और आपकी 50% जो आप बेच रहे हैं चीज़ें, वो यूएसए को बेच रहे हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर अ ट्रीटी ट्रेडर वीजा, जो मेरे ख्याल से 2-2 साल का लगता है। उस पे आपको इमिग्रेशन नहीं मिल सकती, बट एटलीस्ट आप जॉब कर सकते हैं। तो आप जब एक दफा वहां होते हो तो यू कैन कन्वर्ट इनटू एन H1B, कहीं और जा सकते हो। लेकिन ये एक बात है। इसी तरह ट्रीटी इन्वेस्टर वीजा है, जिसमें लेट्स से अगर आपने कोई यूएस में इन्वेस्टमेंट की है और आपने कोई कंपनी खोली है जिसमें आप 50% नहीं, हाँ मेरे ख्याल से आपने यूएस में कोई कंपनी खोली जिसमें आपको 50% ओनरशिप है, अगर या उससे ज्यादा है, या फिर एक्टिव मैनेजरियल रोल, जरूरी नहीं है कि 50% ओनरशिप है। लेट्स से आप सीईओ हैं, सीएफओ हैं, या फिर आप हाई लेवल पे हैं, तो उसमें भी आपको एलिजिबल है कि आप यूएस जा सकते हैं। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दीज, तो मैं इस पर कोई सवाल लूंगा नहीं, क्योंकि मैं बताऊँ जवाब हो मेरे पास कोई है नहीं ज़्यादा। तो प्लीज़ डू रिसर्च। याद रखिएगा, कल को आप लोग सब एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, सीईओज बनेंगे, तो दिस इज समथिंग गुड टू रिमेंबर, ठीक है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, तो मैं इस पर जल्दी से गो थ्रू करता हूँ। अच्छा, लेट्स अज्यूम के यार चैट में कोई बंदा मुझे एक यूनिवर्सिटी का नाम बताए और एक डिग्री का नाम बताए जो करना चाहता है। आई टेक यू एज एन एग्जांपल। जिस पुट जो भी स्टैनफोर्ड से आपने एमबीए करना है, व्हाटएवर, गिव मी एन एग्जांपल, ताकि मैं उनकी एग्जांपल लूं जो आप करना चाहते हैं। कोई हाँ बंदा भाई चैट चाहिए में, था।
MIT में बस, ठीक है। फजील फजील का सवाल है MIT से मास्टर्स इन रोबोटिक्स। ओके, गुड गुड, एम हाई। अच्छा, फजील जो है चाहते हैं कि MIT से मास्टर्स इन रोबोटिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। अभी तक उन्होंने कुछ स्टार्ट नहीं किया था प्रोसेस। तो हाउ विल द प्रोसेस स्टार्ट? अगस्त से नवंबर 2024, इस साल में आप बेसिकली प्रोग्राम रिसर्च, आप रिसर्च करें कि आपने कौन सी जगह पे जाना है, जिसमें लेट्स से MIT एक ऑप्शन है। आपने, और क्या, कैलटेक हो गया, UC बर्कले हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो हो गया, आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय। आपने अपनी लिस्ट बनाई कि आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। आपने लेट्स से नवंबर तक आपने अपने जो GRE के, GMAT, टॉफल, आइल्स वगैरह वो दे के साइड पे किए। आपने जो भी आपकी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी चीजें होती हैं, ये आपने नवंबर ऑफ दिस ईयर तक आपने वो कर ली, क्या कहते हैं, आपने क्या कहते हैं, रेडी कर ली, ठीक है। और फिर नवंबर और दिसंबर में आपने एक्चुअल में अपनी एप्लीकेशन सबमिट की। नाउ रिमेंबर, ये मैं बहुत जेनेरिक एक वो बता रहा हूँ। हर जिस तरह डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट राउंड्स होते हैं जिसमें आपको अप्लाई करना होता है। तो वेरी होता है। कोशिश किया करें हमेशा राउंड 1 में अप्लाई करें, ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हों, और उसमें स्कॉलरशिप के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जल्दी से फिर आपको लेट्स से फरवरी से अप्रैल ऑफ 2025, नेक्स्ट ईयर फरवरी में आपको जवाब आना शुरू होगा कि भाई आपका एडमिशन हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। उसी के फौरन बाद अप्रैल और मई में वो आपका आपको एक I-20 फॉर्म होता है, जो जिसके थ्रू आपको कल को वीजा मिलना है। वो आपको दे देंगे कि भाई मैंने किसकी एग्जांपल ली थी, फजील की, हाँ, कि फजील के नाम का, फजील को हम लोगों ने MIT भेजेगा कि भाई फजील को मास्टर्स इन रोबोटिक्स में हमने एडमिशन दिया है, और प्लीज आप ये एम्बेसी को लेटर होगा कि आप इसको आने दें। तो वो एक I-20 फॉर्म होता है, वो आपको पोस्ट होगा, आपके पास होगा। वो फॉर्म यूज करके आप मई से जुलाई के बीच में आप F1 वीजा लेंगे। नाउ अभी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात की भाई, इस वक्त जो जो वो है ना अपना, सॉरी क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट्स, वो इतने आगे की मिलनी है कि आई डू थिंक कि दिस इज स्लाइटली नॉट रेलिवेंट। बट अगर आप जल्दी करते हो तो आपको हो सकता है कहीं ना कहीं से, अगर आप रिफ्रेश करते रहो, मिल जाती हैं इन 2-3 मंथ्स। तो मेरी कोशिश होगी कि आप जल्द से जल्द आप एक एडमिशन सिक्योर करो। उसके बाद आप मई से जुलाई तक आप कोशिश करो कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, ठीक है। मिल जाती है, इट्स ट्रिकी। मैंने अभी रिसेंटली नहीं किया तो मुझे नहीं पता कितना पेनफुल है एट दिस पॉइंट, बट कीप दैट इन माइंड कि वो एक पेनफुल चीज है कि आपको अपॉइंटमेंट हो सकता है ना मिले इतने आराम से। um, हाँ, फिर लेट्स से कि आपको वीज़ा मिल जाता है। नाउ मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ द गुड पाथ कि भाई लेट्स से आपको वीज़ा ऑन स्पॉट मिल गया, कोई इशू नहीं हुआ, आपको वीज़ा मिल जाएगा अगस्त ऑफ नेक्स्ट ईयर 2025 में। इंशाल्लाह आपका वीज़ा आपके पास होगा और आप US जा रहे होंगे। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ 3 से 4 वीक्स पहले जाएं, अपनी अकोमोडेशन को सेट करें, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज़ अ कल्चर शॉक जब आप जाते हो ना वहाँ, कि आपको हर चीज़ नई लग रही होती है, नहीं समझ आता। तो आप जल्दी जाओ, फिगर आउट करो कहाँ रहना है। ऑब्वियसली हम लोग जब जाते हैं, इट्स अ लिटिल फाइनेंशियली भी हम लोगों को जो स्ट्रगल्स होती हैं, ये तो है नहीं कि हम जाते ही साथ ही आप 2 बेडरूम का अपार्टमेंट ले लोगे, तो इट टेक्स अ व्हाइल। तो जल्दी कोशिश करें जाने की, और फिर आप अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे अगस्त 2025 में। अच्छा, अब आई बात जो दूसरा सवाल भी अभी आया था कि अब क्या होगा। लेट्स से 2 साल की आपने प्रोग्राम किया, जिसके अंदर आपने इस समर में लेट्स से इंटर्नशिप की। अब मई 2027 से लेके मई 2030 तक आप OPT पे जॉब कर सकते हैं। लेट्स से आपको जॉब मिल गई, आपने MIT के बाद ऑब्वियसली लेट्स से रोबोटिक्स में, क्या नाम है, बॉस्टन रोबोटिक्स में लेट्स से आपको जॉब मिली। बॉस्टन रोबोटिक्स, आई डोंट नो, नॉन प्रॉफिट है, नहीं, लेट्स अज्यूम इट्स अ फॉर प्रॉफिट। लेट्स से आपको बॉस्टन रोबोटिक्स में जो है ना आपको जॉब मिली हुई है, और आप OPT पे जॉब कर रहे हैं। अब होगा क्या कि आपके पास उस दौरान 3 से 4 अटेम्प्ट होंगी, क्योंकि आप 3 साल वहां पे रह रहे होंगे। हर साल आपका नाम H-1B लॉटरी में जाएगा। तो अब यहाँ पे आ जाती है एफ एल्स कंडीशन कि भाई किस साल आपका नाम आएगा, या पे अल्लाह ना करे तो नहीं आता कुछ लोगों का नाम 3 से 4 अटेम्प्ट में। तो अब यहाँ से थोड़ी सी डिपेंडिंग ऑन कब आपका H-1B लगता है। तो लेट्स से अगर आपका H-1B लगता है 2028 से लेके 2033 के किसी भी नहीं नहीं, मे बी 2028 से 2030 के बीच में कभी ना कभी आपका H-1B लग जाएगा। और उसी दौरान 2028 से लेके 2033 के दौरान
आपकी कंपनी जो है आपको आपका ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर करी होगी। नाउ अगर लेट्स से आपने एक एमआईटी इस जगह से मास्टर्स किया तो आपकी जॉब अच्छी जगह पे ही लगेगी, और ज़्यादातर जो अच्छी जगहें होती हैं वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपका ग्रीन कार्ड फाइल कर देती हैं। आजकल ग्रीन कार्ड का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा हुआ है। एक ज़माना था जब पाकिस्तानियों के लिए अब 9 से 10 महीने 1 साल में आ जाता था। मैं एक गवाह हूँ कि मेरा प्रोसेस कोई 4 साल से चल रहा है। तो और इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट 3 इयर्स का तो मार्जिन रखें जिसमें आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा। तो अज्यूम करें अर्लीस्ट जो आपको, अगर आज बैठे हुए हैं तो 2031 में जाके आपको आपका ग्रीन कार्ड मिल रहा होगा, विच इज़ अ गुड माइलस्टोन, क्योंकि उसके बाद एटलीस्ट आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। क्योंकि देखो, जब तक आप H1B पे है ना, अल्लाह ना करे आपकी अगर जॉब चली जाती है, उस केस में थोड़ा सा होता ये है कि यू गेट 60 डेज टू फाइंड अ न्यू जॉब, और वरना यू हैव टू लीव द कंट्री। तो वो एक बहुत बड़ी एक टेंशन होती है, तलवार लटकी हुई होती है, वो आपको देखनी होती है। और मैं ऑनेस्टली उसी स्टेज में हूँ। मैं मतलब यस इट इज ट्रिकी। 2031 से लेके 36 में आपका ग्रीन कार्ड आएगा, ठीक है। और तो अज्यूम करो अभी से लेके 24 में हम बैठे हुए हैं, तो कोई 7 साल बाद जाके लेट्स से आपका अर्लीस्ट ग्रीन कार्ड आएगा। लेटेस्ट की बात की जाए तो मतलब 10 साल भी लग सकते हैं आपको ग्रीन कार्ड आने में, ठीक है। और ये बात कर रहा हूँ फुल टाइम स्टडीज की बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जॉब की बात नहीं कर रहा। अगर डायरेक्ट जॉब की बात करनी है तो इसमें से जो टाइम है स्टडीज का वो आप निकाल सकते हैं। अम, फिर याद रखिएगा ग्रीन कार्ड पे जब आ जाते हैं, ग्रीन कार्ड पे अगर आपने 5 साल यूएस में गुजारे हों तो फिर यू आर एलिजिबल फॉर द सिटीजनशिप। तो आप अज्यूम करें कि 2036 से 2041 में कहीं जाके आपकी सिटीजनशिप होगी। तो दैट्स क्या बनता है, 12 साल। हाँ, तो 12 साल से लेके मतलब गॉड नोज आगे कितना लंबा जा सकता है। तो 12 साल बाद जाके यू विल बी अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखें ऑन द अदर हैंड अगर आपको कनाडा की इमिग्रेशन मिलती है तो यू आर गोना बी अ सिटीजन इन 3 इयर्स। और याद रखिएगा ये ग्रीन कार्ड से पहले का टाइम ना काफी स्ट्रेसफुल टाइम होता है, तो बी अवेयर ऑफ दैट। ये सब चीजें आप बात करें उन लोगों से जो गुजरे हैं इस प्रोसेस से। मुझे पता है, मैं आपको भी अपने थोड़ा सा बताऊंगा मैं कितने मसलों में फंसा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको लगता है यू कैन नॉट हैंडल दिस तो मे बी यूएसए इज नॉट फॉर यू। यही इतना टाइम लगता है। और याद रखिएगा फॉर एक और चीज होती है, जैसे मेरे केस में आई एम द ओनली सन। मुझे पता है अपने पेरेंट्स को मैंने सपोर्ट करना है, राइट। तो अगर आपके दिमाग में है कि मैं अपने पेरेंट्स को यूएस ले आऊंगा, तो यू नीड टू नो कि आप सिटीजन कब बन रहे हो, क्योंकि जब सिटीजन बन जाएंगे उसके 2 साल बाद आपके पेरेंट्स आएंगे। उसका मतलब ये है कि आज से लेकर 14 साल तक तो आपके पेरेंट्स आपके पास यूएस परमानेंटली नहीं आ रहे ना, विजिट पे आते रहेंगे, वो सब होता रहेगा। तो कीप दैट इन माइंड। हमारे कल्चर में वी हैव टू सपोर्ट आवर पेरेंट्स। तो कीप दैट इन माइंड। तो ये ना हो कि जब आप 8 साल बाद आपकी फैमिली सेट हो चुकी है, आपकी वाइफ सिलिकॉन वैली में घर है आपका, उस वक्त अब आप अगर बोलेंगे कि जाके मैंने अपने पेरेंट्स के साथ पाकिस्तान में रहना है, तो योर वाइफ विल नॉट या फिर योर स्पाउस विल नॉट सपोर्ट दैट, योर चिल्ड्रन विल नॉट सपोर्ट दैट। तो प्लीज ये सब चीज़ों का ना बहुत ख्याल रखें। अच्छा, तो ये समरी है। फिर से मैं क्या बोलूँगा, 2024 में आज अगर आप स्टार्ट करते हो तो अगले साल आपका आपका मास्टर स्टार्ट होगा। उसके 2 साल बाद आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। उसके बाद 3 साल का ओपीटी होगा। उसके दौरान आपको H1B मिलेगा। H1B पे भी आपको 3 से 4 साल लगेंगे जिसमें आपका ग्रीन कार्ड होगा। और फिर उस ग्रीन कार्ड के 5 साल बाद आपको सिटीजनशिप मिलेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ बताई है। अब इस पे मैं पॉज करूंगा और मैं आप लोगों से सवाल लूंगा। जासिम प्लीज सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ। ये बहुत ज़बरदस्त वेबिनार है सर। ये तो आपने स्टूडेंटशिप का टाइम बताया। आपको अगर कोई आइडिया हो कि अगर हम स्टडीज़ के बाद मतलब जॉब भी ढूंढे, वो तो ज़ाहिर सी बात है हमारा अपना एक इशू है क्योंकि हमने ढूंढना पड़ना है, लेकिन अगर इसके साथ हम साइड बिजनेस वगैरह अगर उसमें लग जाए तो बिजनेस से कोई वीज़ा वगैरह इस तरह का कोई मतलब है कोई इस तरह ट्रिक कि बिजनेस साइड पे हमें हमारा टाइम सेव हो जाए सिटीजनशिप तक। जासिम सवाल अच्छा है। जो ओनली बिजनेस वीजा मिलता है ना आपको, वो है EB-5 वीजा है, उस पर मैं भी जिक्र करूंगा। उसकी लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि आपको पता नहीं $800,000 से $1 million इन्वेस्ट करने हैं। तो वो आई डोंट थिंक ज़्यादातर लोगों के लिए फीजिबल होता है। और यार बिजनेस की जहाँ तक आप बात करें, आई ओपीटी के ऊपर यार ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ओपीटी पे क्या आप बिजनेस, लेकिन आई डोंट थिंक कि आप ऐसा कोई बिजनेस रन कर पाओगे जिससे आपको कोई भी पाथ मिल पाए। जैसे फॉर एग्जांपल
क्या 2 साल में आप कोई ऐसी कंपनी तो नहीं बना सकते जो आपको H1B दे दे, क्योंकि H1B की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि 50% ऑफ द एम्प्लॉयज हैव टू बी नॉन H1B। मेरी इस पे थोड़ी सी नॉलेज कम है ऐसे, बट शॉर्ट आंसर होगा नहीं। आई डोंट थिंक कि तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट करने से इतने आराम से होगा, बट प्लीज इस पे और तरीके हैं। देर आर स्टार्टअप प्रोग्राम्स जिसके थ्रू चीज़ें लोगों ने की हैं। तो मेरा आंसर ये होगा कि मुझे नहीं पता, आप प्लीज़ इसको रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है फजील। जी, मेरा ये था कि अपना आपने शायद एक वीजा का नाम सुना हो, मैं इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था, EB2 NIW के नाम से। उसका अगर हम मिसाल के तौर पे वहाँ पे जॉब सिक्योर कर लेते हैं और फिर हम ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट अपना EB2 NIW करें, क्योंकि उसका मेरा ख्याल फजील, टाइम पीरियड होता है वो। अगर तुम्हारा सवाल सिर्फ NIW का है, मैं पूरा उस पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। आई मूव ऑन। अगर यही और कोई और सवाल तो नहीं है आपका, मैं इस पर भी नहीं नहीं डिस्कस सर, करूंगा, ठीक है। थैंक मैं यू। NIW बिल्कुल लाऊंगा। अच्छा, यार आई थिंक कुछ लोगों ने सवाल नहीं पूछा। आयशा, आप प्लीज सवाल पूछें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि F1 पर अगर इंडिपेंडेंट के तौर पर हमारा स्पाउस साथ जा रहा है तो उसको वर्किंग अलाउ होती है? यार मैं थोड़ा सा ब्लैंक कर रहा हूँ। किसी को कोई अगर कोई इस चीज को गूगल करके चैट पे डाल सके। आई थिंक F1, अगर आप F2 वीजा पे जाते हैं एज अ स्पाउस, आई थिंक आपको 20 आवर्स अलाउड होते हैं या नहीं होते। प्लीज इसमें कोई चैट में कोई डाल दे, मुझे याद नहीं आ रहा। अगर कोई चैट में ढूंढ के डाल सकते हैं, ठीक है। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। आई थिंक अलाउड होता है, लेकिन सिर्फ 20 आवर्स होते हैं या फिर नहीं होते। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दिस, ठीक है। तूबा। अस्सलाम वालेकुम सर। साहब। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ये जो टाइमलाइन बताई है कि तो उसके लिए जो 2 इयर्स मास्टर्स करना चाहता है, तो अगर किसी ने PhD में एडमिशन लेना है तो उसके लिए टाइमलाइन क्या होगी, ये जो सारा आपने बताया टाइमलाइन? बहुत अच्छा सवाल है। देखें, PhD में आप अज्यूम कर लेंगे हम US में हमने PhD करनी है तो 5 साल तो लगेंगे। फर्स्ट ऑफ आप वो चीज़ को देख लें। अच्छा, लेकिन अच्छी बात ये है, PhD के बाद ना यू आर एलिजिबल फॉर समथिंग कॉल्ड ए EB1 ग्रीन कार्ड। मैं उस पे आता हूँ। लेकिन आपका अगर मैं शॉर्ट आंसर दूं तो अज्यूम करें, अगर आपका नॉर्मल पाथ है ना, तो आप उसमें अज्यूम कर लें जहाँ पे 2 ईयर की डिग्री थी आप उसको 5 कर लें। आगे ग्रीन कार्ड स्लाइटली कैन बी इजियर अगर आपकी लेट्स से पब्लिकेशंस हैं और आप EB1 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड की आ जाती हैं, तो आपका वेट सिग्निफिकेंटली, जैसे जो मैं 3 इयर्स बोला था ना, इट कैन बी डाउन टू लेट्स से 1 साल। तो वेरी गुड क्वेश्चन। EB1 पे जब मैं डिस्कस करूंगा तो उस पे हम ये थोड़ा डिस्कस करते हैं, बट शॉर्ट आंसर ये होगा कि 2 साल से 5 साल स्टडीज हो गई, लेकिन ग्रीन कार्ड का प्रोसेस फ्रॉम 3 to 4 ईयर्स से लेट्स से एक हो गया, तो राउंड अबाउट सेम ही टाइमलाइन लग रही है, ठीक है। जी सर, एक और क्वेश्चन है, ओके। आई हैव अनदर क्वेश्चन जी जी, कि पूछिए अगर पूछिए। इन द मिडल ऑफ PhD आपको ये लगता है कि मुझे मेरी जो है ना, मुझे रिसर्च में बिल्कुल यानी इंटरेस्ट नहीं है, तो इन द मिडल ऑफ PhD अगर मैं लीव करना चाहती हूँ PhD, तो उसके बाद क्या स्टेप्स हो सकते हैं? क्या स्टेप्स हो सकते हैं अगर आप लीव करना चाहें? यार ये पता है, ये आपको लग रहा है कि ये कोई ये कॉमन चीज़ है, क्योंकि देखें अमेरिका में जब आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जॉब PhD करते हैं ना, वहाँ पे आपका जो PI होता है, मेरे ख्याल से प्रिंसिपल क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेटर, PI जो होता है, हु इज बेसिकली योर बॉस, वो आपके लिए एक बहुत मैसिव बंदा है जो आपकी जिंदगी अजाब कर सकता है या आपकी अच्छी कर सकता है। तो लॉट ऑफ टाइम्स आपको वो बंदा ऐसा नहीं मिलता जो आपके साथ जेल करे, तो लॉट ऑफ टाइम लोग छोड़ते हैं। यार उस केस में अब मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर आपकी मेरे ख्याल से 1 साल की एजुकेशन हो सकी है तो मे बी यू आर एलिजिबल फॉर OPT। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आई वुड अज्यूम, देखो एक ऑप्शन तो आपके पास अवेलेबल है कि व्हाइल यू डूइंग योर PhD, आप PhD की पढ़ाई को जरा साइड पे करें और आप फुल टाइम अच्छी कंपनियों में, गूगल, फेसबुक, इनमें आप जॉब ढूंढना शुरू कर दें, ठीक है। उनको बोले मैं PhD कर रही हूँ, अगले साल खत्म हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, और वो आपका H1B लॉटरी में नाम डालें, आपका नाम आया, वो आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। एक तो ऑप्शन वो है। क्या आपको OPT मिलेगा इफ यू लीव योर PhD? यार आई एम नॉट श्योर, ये प्लीज गूगल कर लिएगा, ठीक है। जी सर। अब मैं सर सवाल एक पूछ। आखिरी क्वेश्चन, लास्ट जी क्वेश्चन जी सर। जी जी, सर पूछिए। मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि मैंने MS किया हुआ है, तो क्या मुझे दोबारा MS के लिए अप्लाई करना चाहिए या PhD के लिए, क्योंकि मुझे रिसर्च में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट टू लीव द देखिए, कंट्री में जो है ना, आई वाज थिंकिंग टू अप्लाई फॉर MS, लेकिन फिर मुझे कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि PhD का क्योंकि ड्यूरेशन ज्यादा होता है,
तो एमएस में हो सकता है कि एमएस करने के बाद आपको उस ड्यूरेशन में जॉब ना मिले, तो पीएचडी में क्योंकि ड्यूरेशन ज्यादा होता है तो आपको टाइम ज्यादा होता है जॉब सर्च आउट करने के लिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है और मुझे क्या करना चाहिए, कीपिंग इन तो माइंड कि मैंने एमएस किया हुआ है। हाँ, मैं एक चीज जो बोलूंगा ना, जैसे स्पेशली हम देखो आज हम यूएस की बात कर रहे हैं, राइट? यूएस में जब आप पीएचडी करने जाते हो ना, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हो, पीएचडी कोई आसान चीज नहीं है, याद रखिएगा। अगर आपको रिसर्च नहीं पसंद ना, आपकी जिंदगी हर रोज अजाब होगी। लाइक इफ यू थिंक कि यू कैन डे टू डे आप पीआई को बस लटकाते रहो, ये सब आई डोंट थिंक इट्स इजी। तो मैं कभी भी नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी कि आप पीएचडी में जाओ। आई विल ऑलवेज रेकमेंड कि आप एक जो वो होता है, क्या कहते हैं, एकेडमिक करिकुलम बेस्ड जो आपके मास्टर्स होते हैं, नॉन नॉन रिसर्च, मैं भी वही कर रहा हूँ, आप उसमें जाओ। और अगर लेट्स से लेटर ऑन आपको आइडिया हुआ कि यार रिसर्च में मजा आ रहा है या फिर मैं रिसर्च कर सकती हूँ, तो आप वहाँ पे किसी प्रोफेसर से बात करो और आप अपना कन्वर्ट करा लो इनटू अ पीएचडी, या फिर आप उस तरह की चीज कर सकते हो। आई वुड रादर गो दैट राउट, क्योंकि देखें ओपीटी के मास्टर्स के बाद आपको 1 से 3 साल की ओपीटी तो मिल रही है ना, उसमें आपको कुछ ना कुछ तो आपका H1B हो जाएगा। लाइक अगर आपकी अच्छी जगह से आपने मास्टर्स किया, इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी। तो आई वुड नॉट रिकमेंड द पीएचडी राउट अनलेस कोई बहुत स्पेसिफिक केस है, वो हम बाद में कभी डिस्कस करते हैं। ठीक है तूबा, थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू सो मच सर। बिलाल, मेरे हम नाम, आप प्लीज पूछिए सवाल। अस्सलाम बिलाल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग दिस सेशन। तो मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। सो आई एम अ रीसेंट ग्रेजुएट फ्रॉम फास्ट यूनिवर्सिटी। तो आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग दिस साइट के अमेरिका में फंडेड प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करा जाए। तो द क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क इज के एक तो लोग जाते हैं वहाँ फुल ब्राइट के लिए, पीएचडी और मास्टर्स के लिए, बट देयर इज ऑल्सो अ केस वेयर द प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स द फंडिंग। So in that case, do we have to come back to Pakistan, or like you can go and stay over there, और जो बाकी बात पे आपने डिस्कस करा है फिर वो सिमिलर ही होगा? So if you could answer this, that would be really helpful. देखो, अगर आप F1 वीजा पे गए हो ना, और आपने फंडिंग जहां से भी लाए हो, आपकी यूनिवर्सिटी ने दी हो, आपने कोई ग्रांट उठाई हो, आपने कोई टीएशिप करके हो, तो फिर तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट सिर्फ उस J1 पे, अगर आप J1 पे गए थे तो वो एक USCIS आप पे रिक्वायरमेंट डालेगी। तो आई थिंक दैट्स द आंसर। ठीक है, Yeah, thank you so much. जल्दी से रेहान। सर ये जो आपने कहा F1 पे स्पाउस जो है वो जॉब नहीं कर सकते, ऐसे अगर वो स्टार्टअप करना चाहे, जैसे अगर वो यहाँ पे डिजाइनिंग का काम करते हैं तो वो वहाँ पे स्टार्टअप कर सकती हैं, और उनका एजुकेशन होना उनके लिए जरूरी है, या वो उसको थोड़ा सा बता दें कि उनकी एजुकेशन, और अगर वो स्टार्टअप करना चाहें जॉब तो नहीं कर सकते। यार देखो, पता है, इन द आइज ऑफ यूएस ना, आप स्टार्टअप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, एज लॉन्ग एज आपको $1 भी मिल रहा है ना, दे डोंट अलाउ दैट। सिंपल बात ये है। तो आप ना स्टार्टअप कर सकते हो, ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। माई वाइफ वॉज बेटर इन हर करियर देन आई एम इन माइन। बेचारी, उसने छोड़ा, आया तो लाइक अनफॉर्चुनेटली नहीं, इसका कोई सोल्यूशन इस तरह का मैं तो नहीं जानता। तो आई डोंट थिंक स्टार्टअप करने से कुछ होगा ना। अब अगेन मैं लीगल बात कर रहा हूँ, अब लोग बहुत सारी चीजें इलीगली करते हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, सैयद अली नकी। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल कई बार वो वहाँ पे परमानेंट रिहायशी जो होते हैं अमेरिका के, वो अपने किसी रिश्तेदार को वहाँ अपने साथ ले जाते हैं। तो सर ये तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो उनका भी इतना प्रोसेस लगता है जो वहाँ पे एज एन परमानेंट के साथ जाके रहता है, जितना प्रोसेस आपने बताया, एक 14 साल प्रोसेस है उसके अंदर, तो वो भी इतना टाइम ही लेता है उसके। वो उनका किस टाइप का वीजा होता है जिसके थ्रू वो वहाँ जाके काम भी कर सकते हैं और सारी चीजें करते हैं? ये जरा बताइएगा इस बारे में। अली, मैं अभी इमिग्रेंट वीजास पे मूव हो रहा हूँ, तो उसमें पूरा ये कवर होगा। ठीक है, चलो। ओके सर। इमिग्रेंट वीजास पे आते हैं। ठीक है, अच्छा, इमिग्रेंट वीजास में जब आप कुछ, ये 5 डिफरेंट टाइप्स हैं ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन की बात कर रहा हूँ। इसमें पहली कैटेगरी होती है EB1। EB1 इज इंडिविजुअल्स विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी। इसका फायदा ये होता है कि इसका जो टाइम है ना, आपको मिलने का सबसे शॉर्ट है। बेसिकली इफ यू कैन बी एलिजिबल, और एलिजिबल होने के रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपका कोई आप हाईली पब्लिश्ड हो, या आप रिसर्चर हो, आप कोई, मतलब आप लेट्स और आप लेट्स से किसी बड़ी कंपनी में अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो,
तो यू कैन बी एलिजिबल फॉर एन EB1. नाउ देर आर लॉ फर्म्स जो आपकी हेल्प करेंगे टू बिल्ड योर केस, बट इट्स नॉट ईजी टू क्वालिफाई, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल आइदर. तो पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा कि EB1 इज अ गुड राउट फॉर पीपल जिन्होंने PhD करनी है यूएस में. वो अगर इस चीज को याद रखें कि कल को उन्होंने EB1 वीजा में जाना है, तो व्हाट दे कैन डू इज ट्राई टू बिल्ड देयर करियर, बिल्ड देयर रेज्यूमे एंड बिल्ड देयर प्रोफाइल सच दैट कि उनको कल को EB1 वीजा मिल जाएगा. ठीक है, तो पहले EB1 याद रखिएगा. ये अभी जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें मैं आता हूँ कि मैंने हाईलाइट क्यों किया हुआ है आफ्टर आई गो थ्रू द लिस्ट. फिर आती है EB2 कैटेगरी, जो ज्यादातर हम लोग एलिजिबल होते हैं. EB2 क्या है? एडवांस डिग्री, या तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री हो या फिर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, और जिस जॉब पे आप काम कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट हो कि मास्टर्स या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस, तो यू आर एलिजिबल फॉर एन EB2. EB2 का जो टाइमलाइन आजकल चल रहा है फॉर अस हु वर बोर्न इन पाकिस्तान, एनीवेयर फ्रॉम या 3 से 4 साल. आई बी ऑनेस्ट, इसके अंदर भी ना पूरा एक मैं सेशन कर सकता हूँ ऑन द ग्रीन कार्ड प्रोसेस. उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं. उसमें वेज डिटर्मिनेशन का स्टेप होता है, फिर आपको उसके अंदर एक एक लेबर पूल टेस्ट होता है. बेसिकली आपकी कंपनी ने ये प्रूव करना होता है कि क्या यूएस में कोई बंदा नहीं था जो हम लोग एक ग्रीन कार्ड दे रहे हैं किसी को. वो एक अनोइंग चीज़ है. जैसे आजकल नहीं हो पा रहा प्रूफ, क्योंकि इतने लोग वो हैं अपना अनएम्प्लॉयड हैं, कि जब आपकी कंपनी आपका ये वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करती है और वो लेबर पूल टेस्ट करती है, तो वो फेल हो जाता है. क्यों फेल हो जाता है? कि जिस पोजीशन पे आपने किया, 250 लोगों ने अप्लाई. अभी रिसेंटली मैंने अपनी टीम का एक बंदे का किया था, लिटरली 350 एप्लीकेशन आ गए. सही है, इत्तेफाक से उसकी प्रोफाइल ऐसी जो JD थी वो ऐसी थी, उस हम लोग 350 में से कोई इत्तेफाक से नहीं क्वालिफाई किया उस पोजीशन के लिए. बट अगर वो कर जाते हैं तो फिर वो वाला प्रोसेस वहीं रुक जाता 6 महीने के लिए, फिर आपको स्टार्ट करना पड़ता. तो ये बहुत अनोइंग चीज़ है अबाउट EB2. अच्छा, EB2 के अंदर ना एक नेशनल इंटरेस्ट वेवर है, जो अभी मेरे ख्याल से किसी ने सवाल पूछा था. नेशनल इंटरेस्ट वेवर ये है कि अगर आपकी ऐसी कोई स्किल सेट है या फिर आपका कोई ऐसा नॉलेज है, आप ऐसा काम करते हो जो जो अमेरिका की इंटरेस्ट में है. अब ये बहुत वेग स्टेटमेंट है. ये लॉयर्स जो है ना किसी को भी करा सकते हैं, मतलब नॉट किसी को, मतलब नॉट नेसेसरली कि आपकी पब्लिकेशंस हो. आजकल मैं कहूँगा कि काफ़ी लोगों का हो हो रहा है अप्रूव. जैसे पहले जब मैं जिस जमाने में मैं ग्रीन कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था ना, आई इवन लुक्ड इनटू इट. इवन दो मैं कैंसर रिसर्च में काम करता हूँ, मैं काफ़ी चीज़ें करता हूँ, लेकिन इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी. उस जमाने में बहुत ही इसका जो वो था ना थ्रेशोल्ड, वो हाई था, वो नहीं हुआ था. तो लेकिन आजकल मैंने सुना है, अगेन दिस इज ऑल एनेक्डोटल, आप खुद अपनी रिसर्च करिएगा, NIW रिलेटिवली इजीली लोगों को मिल रहा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स. NIW, चलो उसमें बाद में आता हूँ. EB3 फिर आता है, अगर आपके पास सिर्फ एक बैचलर्स की डिग्री है ना, तो EB3 में आप क्वालिफाई करते हैं. उसका टाइमलाइन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है. काफ़ी ज़्यादा से मतलब अगर लेट्स से कि अगर मैं उसकी बात करूँ 3 इयर्स की, तो उसकी 4 इयर्स की एक साल एक्स्ट्रा आई वुड से कि लग रहा है. और ये सब चीज़ें बहुत चेंज होती रहती हैं. मतलब इस पे मैं, अगर आप लोग चाहो तो मैं पूरा एक सेशन कर सकता हूँ ऑन के. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एक प्रायोरिटी डेट होती है, उसका एक चार्ट है, वो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ. लेकिन आई डोंट थिंक इस वक्त जो लोग पाकिस्तान में, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है आप लोगों को. एज लॉन्ग एज यू नो कि टाइमलाइन किस तरह का है, यू कैन मेक डिसीजन अकॉर्डिंगली. ठीक है. आप EB4 है, अगर आप लेट्स से कोई रिलीजियस वर्कर हो, आप कोई मौलाना हो, आपको वहाँ पे किसी मस्जिद में आपको उन्होंने एज अ आलिम रखा हुआ है, इस तरह की चीज़ की हुई है, तो यू कैन बी एलिजिबल फॉर दैट. EB5 जो मैंने अभी जिक्र किया, EB5 इज एन इन्वेस्टर वीज़ा. अगर आपने $1,050,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है इन द US, तो आपको मिल सकता है. अगर आपने किसी रूरल एरिया में की हुई है, तो आई थिंक 800,000 करना है. तो अगेन, इफ सम ऑफ यू हैव द मनी और द मीन्स, बिल्कुल यू कैन लुक इनटू दैट. अच्छा, इनमें जो मैंने ये येलो में हाईलाइट किए हुए हैं, ये वो कैटेगरीज हैं जो आप सेल्फ पिटिशन कर सकते हैं, कि यू डोंट नीड योर एम्प्लॉयर टू पिटिशन फॉर यू. तो जिस तरह अभी एक सवाल आया था, मैं नाम बोल रहा हूँ, कौन था, उन्होंने जिस तरह सवाल पूछा था, तो अगर आप जैसे PhD की हुई है और आप एलिजिबल हो फॉर EB1, तो आपको जैसी जॉब मिलेगी, यू कैन फाइल योर EB1 और आपको जल्दी मिल जाएगा. तो इतना मसला नहीं होगा. सेम गोज फॉर NIW. जो मैं बात कर रहा था ना कि लेबर पूल टेस्ट करना होता है, वेज डिटर्मिनेशन करनी होती है, उसका 2 साल का प्रोसेस है. यू कैन कट दैट इनटू लाइक 6-8 months अगर यू कैन गो फॉर NIW. तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं. प्लीज
मेरी रिकमेंडेशन है, जब इसमें आप लोग रिसर्च करें ना, जैसे जिस तरह मास्टर्स के लिए प्लान करते हैं ना, उस तरह इसको भी स्टडी करें, एक हफ्ता लगाएं उसको एक्चुअल में समझें। किसी से बोलेंगे, मतलब क्विज करे आपको कि यार एनएलडब्ल्यू क्या होता है, इस लेवल का आपको आना चाहिए मेरी नज़र में। और ये मैं इसलिए बोलूँगा कि मुझे आज तक नहीं समझ आई चीज़ें, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। एनी क्वेश्चन ऑन दिस एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन पे कोई जल्दी से सवाल है? 10:30 पे मुझे कट करना होगा क्योंकि मुझे वेट कर रहे हैं लोग मेरे। फजील जल्दी से सवाल पूछिएगा, 2 सवाल लूंगा मैं, आई एम सॉरी मैं इस वक्त नहीं ले पाऊंगा सवाल। और सॉरी फजील। सर, अपना यस, अगर हम वहाँ पे मास्टर्स पे करते हैं, मास्टर पे हम गए, सही है, और वहाँ पे जाके हम लोग जिस अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं एनआईडब्ल्यू के लिए, तो वो आपकी नज़र में कैसा है? यानी मास्टर का प्रोग्राम चल रहा है, हम अपने आप को प्रिपेयर करते जा रहे हैं, लॉयर से बात कर ली कि भाई हम इस रिसर्च के अंदर बढ़ना चाहिए हमें, ताकि मास्टर एंड होते ही हम लोग फौरन पिटिशन दायर कर दें हम लोग। बहुत अच्छा सवाल है फजील, जल्दी से जवाब दूंगा, यस। सिंपल आंसर ये है, यस है। याद रखिएगा, एनआईडब्ल्यू एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि उसके लॉयर्स ना फ्री में आपको लेते हैं, और ओनली अगर आपकी अप्रूव हो जाए ना तो देन दे मेक यू पे फॉर द मनी। अच्छा, वो ज्यादा होती है, वो 15 से 16 हजार डॉलर लेते हैं, लेकिन ग्रीन कार्ड मिल गया है तो क्या ही यार है, $15,000 इज नॉट, मतलब आई नो अभी लग रहा है कि इट्स लाइक फ्रिकिंग आई डोंट नो 40 लाख, लेकिन इट्स अ गुड थिंग। एनआईडब्ल्यू बहुत अच्छा तुम्हें सवाल किया है, आई विल रिकमेंड डू दिस। मैं जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बहुत लेट पता चला यार एनएडब्ल्यू भी है, तो फिर आई इन दैट मीन टाइम आई कुड हैव डन सम थिंग्स टू बीफ अप माय प्रोफाइल सच दैट मैं एनआईडब्ल्यू के लिए क्लासिफाई करूँ। एक मिनट, मेरी बेगम मुझे गुस्से में देख रही है, मैं उनसे सवाल पूछ लूँ। ठीक है, ऑलराइट। अली आपका सवाल जल्दी से। सही से पहले जो वीजास के बारे में हमें पढ़ा था, अभी जो डिस्कस किया उसमें और इन वीजास में क्या डिफरेंस है? ये भी एम्प्लॉयमेंट बेस के ऊपर है, और दूसरे जो वीजास हैं वो तो मास्टर्स या दूसरे के लिए थे, उसमें क्या डिफरेंस है? ये जरा मुझे बता दीजिएगा, ये जरा मुझे हाँ, डिफरेंट फेस आ रही है। एम्प्लॉयमेंट ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन है बेसिकली। इनके बाद आपको ग्रीन कार्ड मिलता है, परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। वो वीजास थे कि आप वीजा पे ही होते हो, वीजास के अपने चैलेंजेस हैं कि आप जॉब छोड़ नहीं सकते, आपको वहीं रहना है, अला ग्रीन कार्ड एक दफा मिल जाए तो यार आप जो करना है करो, बिजनेस स्टार्ट करना है जो करना है करो, समझे? सिंपल आंसर है। अच्छा, शहजाद। इसमें जो इमिग्रेशन है उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है? उसमें वीजा के थ्रू आप जाते हैं? नहीं, ये बताना चाह रहा हूँ ना कि हम्म। इमिग्रेंट वीजा के थ्रू जब आप जाओगे तो आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा, आप एज अ ग्रीन कार्ड एज अ परमानेंट रेजिडेंट वहां पे रहोगे। आप अच्छा। जब वीजा के थ्रू जाओगे तो वीजा एज अ वीजा होल्डर रहोगे। डज दैट मेक सेंस? अच्छा, यस सर, यस सर, थैंक यू सर। शहजाद जल्दी से सवाल। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा ऑफ टॉपिक है। सर आप बताए थे कि आपका जीपीए काफी कम था, तो आपने आपका क्या था और आपने इम्प्रूव कैसे किया, और आपने बाहर भी जो है स्टडी को कैसे कंटिन्यू रखा? शहजाद बहुत अच्छा सवाल है। मैंने फुल टाइम अप्लाई नहीं किया, सही बताऊं, मतलब यूनिवर्सिटी शिकागो में आई एम प्रीटी श्योर मुझे बहुत अच्छा जीआरई या जीमैट लेना पड़ता टू गेट टू ऑफसेट माय माय लो जीपीए। मेरा जीपीए 3.07 था, समथिंग लाइक दैट। तो ये लो लो एज सच लो मैं नहीं कहूंगा कि क्या आपका हो नहीं सकता। अगर आप रेंजेस देखो, लोअर एंड पे आती है रेंज और आपको एडमिशन होता है। मैं अच्छी उसी बात कर रहा हूँ, अच्छी से मतलब कि टॉप 220 की बात कर रहा हूँ, उसमें जनरली आपको स्ट्रगल होगा अगर आप फुल टाइम अप्लाई कर रहे हो, राइट? उस केस में मैंने क्या किया, मैं पहले जॉब करके यूनिवर्सिटी शिकागो में गया। वहां पे जाके जब मैंने अपनी, जैसे मैंने जब मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया तो मेरी प्रोफाइल बाय दैट टाइम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। मेरे अच्छी बातें ये थी, जैसे फॉर एग्जांपल इवन दो मेरा जीपीए थोड़ा सा लो था, मेरे जो प्रोग्रामिंग और सीएस रिलेटेड कोर्सेज में सारे एस थे, ए+ थे, ठीक है? तो मैं वो आई वाज एबल टू शो देम कि यार देखो मेरे ये कोर्सेज अच्छे हैं। ऑफसेट का यार इस पे पूरा एक सेशन हो सकता है कि हाउ कैन यू मतलब ऑफसेट योर जीपीए। शॉर्ट आंसर यही है, प्रोफाइल अपनी अच्छी करो, रिकमेंडेशन अच्छी लेके आओ, क्या कहते हैं उसको, जीआरई जीमैट पे बहुत अच्छा फोकस करो। जीआरई अगर आपने अच्छा ले लिया, दैट शोज कि आप एकेडमिकली जो है ना यू कैन बेसिकली डू सम गुड वर्क। और याद रखना, जीपीए एक वन ऑफ द थिंग्स दैट पीपल कंपनीज लुक यूनिवर्सिटीज लुक एट, ठीक है? डू नॉट थिंक कि अगर आपका जीपीए लो है तो आपको नहीं एडमिशन मिलेगा। आप बहुत अच्छे अच्छे एमबीए प्रोग्राम्स में जाके देखो तो उनके अगर आप रेंज देखो तो उसमें कुछ नीचे के भी लोग, टू डॉट समथिंग के भी लोग होते हैं, ठीक है? अली आखिरी सवाल यार।
अच्छा सर, मेरा हो गया सवाल। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके ऑलराइट। ये मैं जल्दी से जिक्र करूंगा। किसी ने जिक्र किया था कि अगर आप जैसे आपकी लेट्स से शादी होती है विद यूएस सिटीजन, राइट, तो फिर यू गो विद मतलब मैरिज बेस्ड या फैमिली बेस्ड जो है ना आपकी इमिग्रेशन होती है ना। ये भी कोई इजी नहीं है। आई थिंक आप सबके खानदान में कोई ना कोई होगा जो जो गया है आजकल। एनीवे फ्रॉम 2 साल से 4 साल भी लग रहे हैं अगर आपने सिटीजन से शादी की है। अगर आपने किसी ग्रीन कार्ड होल्डर से शादी की हुई है तो वो भी 3 से 4 साल तो लग रहे हैं, ठीक है। लेट्स से एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर लेट्स से आप यूएस जाते हो, राइट, और आप वहाँ पढ़ रहे हो और ऑर्गेनिकली यू मीट समबडी, वहाँ पे बहुत बड़ी हमारी मुसलमान और पाकिस्तानी और डिफरेंट रिलीजन्स की कम्युनिटी है, जिसमें आपको मिल सकता है कोई ऐसा जो जो दैट इज लाइक अ गुड स्पाउस फॉर यू। मैं फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ फैमिलीज मूव टू द यूएस जो रिसेंटली मूव हुई होती हैं फैमिली बेस पे, ठीक है, जो 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 ग्रो जिन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी होती है पाकिस्तान में। लॉट ऑफ टाइम्स दे डोंट वांट टू मैरी विद पीपल जो अमेरिका में बॉर्न एंड रेज्ड हैं, तो दे आर लुकिंग फॉर लोग जो खुद आए हैं स्टूडेंट वीजा पे इस तरह। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। मैं बट प्लीज लीगली ऑर्गेनिकली अगर हो तो डोंट गो लुकिंग फॉर समबडी जिसके थ्रू आपको एक मतलब सिटीजन से ढूंढ रहे हैं जिससे शादी हो। वो एक अजियत वाली चीज़ है, वैसे ही एक शादी आसान नहीं है। सो लाइक आई वुड नॉट रेकमेंड गोइंग विद दैट राउट, ठीक है। बाकी यार बाकी जो चीज़ें हैं ना वो आई वुड, अगर लेट्स से आप इनमें से लेट्स से अगर आपका फादर यूएस सिटीजन है, आई वुड अज्यूम आपको ऑलरेडी पता है, तो आई विल मूव ऑन, ठीक है। कॉमन वीजा चैलेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई ओनली हैव 5 मिनट्स। 221G एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग, ये क्या होती है? जब आप यूएस वीजा, जैसे आपका F1 वीजा है, फजील को MIT में एडमिशन मिल चुका है मास्टर्स इन रोबोटिक्स में, और अब फजील जो हैं वो उन्होंने कराची एम्बेसी या इस्लामाबाद एम्बेसी में दे गो, उन्होंने जो अप्लाई किया वो अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन लेके गए। उन्होंने कहा मैं ये पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, सब चीज़ लेके गए। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी फील्ड, चलो रोबोटिक्स तो फिर लेट्स से आपकी फील्ड कोई ऐसी है, साइबर सिक्योरिटी की कोई ऐसी फील्ड है, राइट। तो लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट दे डू इज दे से कि यार क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, आपका एक्सपीरियंस साइबर सिक्योरिटी का है, दैट इज एक ऐसा डोमेन है जो दैट इज ऑन द थ्रेट लिस्ट, वो आपको एक 221G एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में डाल सकते हैं, जिसके अंदर दे विल बी डूइंग देयर ओन बैकग्राउंड चेक्स। तो एक तो रीज़न ये हो सकता है कि आपकी फील्ड कोई ऐसी थी। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन आपने आपके पास उस वक्त नहीं थी। लेट्स से उसने पूछा कि यार मुझे अपने प्रोफेसर की या फिर अपने अपने हाँ, अब आप PhD करने जा रहे थे और आपका प्रोफेसर की मुझे प्रोफाइल दो, आपके पास नहीं थी, तो हो सकता है वो आपको डाल दें। तो मेरी बहुत रिकमेंडेशन ये है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे लिंक्ड है ना, चाहे वो आपका बे फॉर्म था, चाहे आपका जो था, आप इतनी बड़ी फाइल बना के ले जाओ। मैं रिकमेंड ये करता हूँ। उसके अंदर डू आस्क अ लॉट ऑफ पीपल कि भाई किस किस तरह की चीज़ें चाहिए हो सकती हैं, हर तरह की चीज़ रख लो उस वक्त दो। बट देन अगेन इफ द counselor officer has made their mind कि they are going to put you into administrative processing, it will happen. There's nothing you can say that will change their mind, ठीक है। तो ये होता है अनफॉर्चुनेटली। मैं बताता हूँ, मैं सोचो मैं 7 साल से यूएस में था। मैं मेरा 2 दफ़ा B1 B2 लगा हुआ है, मेरा 2 दफ़ा H1B लगा हुआ था। मैं इस साल आया तो मैं भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में फंसा हूँ अब, और मैं सोचो कि 9 महीने से अब मैं पाकिस्तान में फंसा हूँ क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट कैन हैपन टू एनीवन, और बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसका कोई हल नहीं है। जब अल्लाह ना करे आपके आप पे आए तो देन देयर आर लॉट ऑफ फोरम्स ग्रुप्स हैं जिसमें आप ज्वाइन करें। देयर आर थिंग्स यू कैन डू, बट देन अगेन ज़्यादातर केसेस में होगा अगर आप F1 वीज़ा पे जा रहे हो ना और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में आ गया तो चांसेस आर कि अब आपको डिफर कराना पड़ेगा अगले साल के लिए, और अगले साल ही आपको मौका मिलेगा। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट सर्टेनिटी है और ये होता है। फिर वीज़ा डिनाइल्स आर कॉमन। F1 वीज़ा पे आप जाओगे, आपको डिनाई हो सकता है। बेसिकली जब आप F1 वीज़ा पे आप जाते हो ना, आई थिंक उनकी कुछ स्टेटमेंट है कि यू आर मतलब गिल्टी ऑफ ट्राइंग टू इमिग्रेट टू द यूएस, तो यू हैव टू प्रूव देम कि भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो उस केस में आपको प्रूफ ऑफ फंड्स, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना दिखानी होती हैं, और वो करना होता है। इस पे पूरा एक सेशन हो सकता है, तो मैं इस पे आगे क्या बोलूँ। प्रोसेसिंग टाइम जिसके अंदर लेट्स से जिस तरह अभी किसी ने जिक्र किया था कि जो टाइम जो जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो आपको देर में मिलती हैं। अभी एक बंदे को मैं जानता हूँ जिसको 8 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिली, वहां गया तो उसको बोला कि एक सर्विस फी होती है,
वो उसने ने पे की हुई थी, तो उसको कहा अब आप जाएं, आप फिर से लेके आए, तो वो फिर अब 8 महीने बाद उसको मिलेगी। तो दीज थिंग्स आर जेन्युइनली बैड। आई एम सॉरी अगर जो जो गुजर रहा है, मैं खुद गुजर रहा हूँ इन चीज़ों से। इसका कोई हल नहीं है। इंशाल्लाह हम ही लोग जब कभी ऐसे मौके पे पहुंचेंगे तो हम अपने मुल्क की जो है ना बेहतरी के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि ऐसा ना हो हमारे फ्यूचर लोगों के लिए, ठीक है। उसका और कोई हल नहीं है मेरी नज़र में। अगेन H1B लॉटरी को याद रखिएगा, हर साल जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका चांसेस कम होते जा रहे हैं। बट दिस डज नॉट मीन कि आप नहीं करें। जस्ट हैव अ बैकअप इन माइंड कि अच्छा अगर मैं H1B में 3 साल में नाम नहीं आया तो मेरा बैकअप क्या है। उसमें भी कुछ ऑप्शंस हैं, वो देखिए देखिए ऐसे उसमें बैकअप क्या हो सकता है कि आप एक नॉन प्रॉफिट कंपनी में जॉब कर लें, जिस तरह मैंने की हुई है। अगेन ये मैं फिर से जिक्र करूंगा, रेजिडेंट बनने के लिए एटलीस्ट 7 साल लगेंगे, तो कीप दैट इन माइंड। सिटीजन बनने के लिए 12 साल लगेंगे, अगर आप फुल टाइम राउट से जा रहे हैं। अगर आप जॉब से जा रहे हैं तो थोड़ा सा कम हो सकता है। अब एक ही दफ़ा सवाल लूंगा। कॉमन पाथ्स जो मुझे नज़र आते हैं, अगेन देर इज़ नो कॉमन पाथ। याद रखिएगा, मुझे जैसे कैप एग्जाम H1B का पता ही नहीं था, वो तो किस्मत से निकला है। तो नेवर लेट एनीबडी डिफाइन कि तुम्हारे पास क्या पाथ्स हैं। मैं आज बोल रहा हूँ चीज़ें, हो सकता है ये सारी गलत हो, कल आप कुछ भी जाके जो है ना कर सकते हो। डू नॉट, जो करना चाहो खुद रिसर्च करो, खुद वैलिडेट करो और गो आफ्टर इट, ठीक है। हाँ, लेकिन जनरल पाथ आजकल अगर यूएस जाना है क्या है, स्टूडेंट वीज़ा पे, जो मैंने पूरा डिस्कस किया। और दूसरा जो मुझे लगता है जो रिलेटिवली इजी है वो यही है कि वर्क वीज़ा कैप एग्जेम्प्ट किसी जगह पे, तो किसी यूनिवर्सिटी में, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनके पूरे डेटाबेसेस होते हैं जहाँ पे पता चल सकता है कि कौन कौन सी कंपनियाँ ऐसी हैं जो जो कैप एग्जेम्प्ट H1Bs फाइल करती हैं। तो वो आप सर्च करें उनके, आप जाके हर जॉब पे अप्लाई करते रहें, 1 साल में तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, ठीक है। की टेकअवेज, अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस, रियली नो कि क्या ऑप्शंस हैं। मैं सिर्फ यूएस के ऑप्शंस नहीं, कनाडा कंपेयर करें, ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें, जर्मनी से, फिनलैंड, यूरोप। भाई अमेरिकन ड्रीम डेफिनेटली उसके बहुत कॉन्स हैं, सॉरी बहुत प्रोज हैं, लेकिन कॉन्स भी हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हो कि अगले 8 साल भी स्ट्रेसफुल आप गुजार सकते हो, दो देन गो फॉर दिस ऑप्शन। अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस, प्रिपेयर इन एडवांस, नो द फुल राउट। आपको जो अमेरिका में लोग बैठे हुए हैं उससे भी ज्यादा पता होना चाहिए कि अमेरिका में किस तरह इमिग्रेशन होती है, ताकि ये ना हो जिस तरह मेरे साथ हुआ कि जब आप 4 साल बाद आप ग्रीन कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट होता है, उस वक्त आप समझ रहे हो कि अच्छा अब तो और 5-4 साल लगेंगे। तो प्रिपेयर इन एडवांस, हैव बैकअप ऑप्शंस। जिस तरह मैंने बोला, अगर F1 वीजा नहीं लगेगा, ये डिनाई होगा तो क्या करोगे, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में चला गया तो क्या करोगे, अगर H1B नहीं लगा तो क्या करोगे, अगर ग्रीन कार्ड में मसला आया तो क्या करोगे। हैव दीज ऑप्शंस इन, कंसल्ट विद एक्सपर्ट्स। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को दे रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। टॉक टू एक्सपर्ट्स, बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में बात करने के लिए भी तैयार हैं आप लोगों से। स्टे इन्फॉर्म्ड ऑन इमिग्रेशन पॉलिसीज, बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं जो दैट विल चेंज योर लाइफ। अगेन अभी टाइम नहीं है, आई थॉट मैं कुछ केसेस बताऊंगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है। एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग केस, नॉट जस्ट फॉर योर मास्टर्स एप्लीकेशन बट ऑल्सो फॉर योर वीजा एप्लीकेशन। और इनशाला जो है, अच्छा इसको मैं अगर मैं समराइज करूं, याद रखिएगा मैं ये डराने के लिए आपको सब चीजें नहीं बता रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको लाइक रातों रात इस तरह की चीज, इस तरह के रास्ते आप लोगों के लिए निकलेंगे, आप खुद हैरान रह जाओगे। जस्ट कीप ट्राइंग, मेहनत करें, डोंट बी नाइव, मेहनत करें और साथ में एजुकेटेड डिसीजंस लें, रास्ते खुद ही खुलेगा। और मतलब आप मेहनत करोगे खुद ही रास्ते खुलेंगे, मैं बता रहा हूँ। ऑन दैट नोट आई विल काइंड ऑफ फिनिश माय ऑफिशियल प्रेजेंटेशन। अब जितने सवाल हैं मैं प्लीज़ 5 मिनट ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, ना मुझे जाना है। प्लीज़ अली, आप अपना सवाल पूछें। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि आप इमिग्रेशन के लिए भी कर सकते थे, लाइक जो वीजाज आपने पहले भी डिस्कस किए H1B का, तो वो भी आप कर सकते थे। और दूसरा ये क्वेश्चन है कि आप मैरिज बेस भी कर सकते थे अगर आपकी मैरिज ना होती पहले से, तो वो भी आपके लिए बेहतरीन हल नहीं था। भाई मैरिज बेस का मैं बोलूंगा, अपनी मेरी बीवी से परमिशन ले दो कि मैं दूसरी शादी कर लूँ उसको छोड़ के, तो मैं कर लेता, ठीक है। मेरी ऑलरेडी वाइफ थी यहाँ पे, तो मैं क्यों करूंगा। तो पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि दूसरा सवाल ये है, और पहली बात है मेरा लाइक पर्सनली दैट वाज नेवर इन, मेरे लिए मुझे था कि नहीं, आई डोंट, मतलब मेरी इवन तो मेरी आधा खानदान वहाँ पे, मुझे था नहीं, मुझे नहीं करनी शादी। तो दैट वाज जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगेन नॉट, नो हार्म इन गोइंग एंड फाइंडिंग समबडी इन द यूएस, लेकिन मुझे इस तरह नहीं करना था। मेरी यहाँ पे शादी हो चुकी थी इनफैक्ट। तो खैर वो तो आंसर हो गया। फिर मैं भूल गया आपका दूसरा सवाल क्या था, फिर से पूछना अली।
इमिग्रेशन और जो HB1 का है उसका मैं डिफरेंस कह रहा यार था कि आप देखो, इमिग्रेशन कर सकते हैं। इमिग्रेशन में मैं यहाँ से बैठ के इमिग्रेशन क्यों, मैं EB1 में मैं क्वालिफाई नहीं कर सकता, मैं कोई ऐसा प्रोफेसर हूँ नहीं जो दूं। बाकी मेरे लिए क्यों एक कंपनी एक 4 साल का प्रोसेस करेगी मुझे अमेरिका बनाने के लिए, जिसमें वो $15,000 देगी, राइट? H1 भी हम्म। उनको 2,000। बात सिंपल सी, इट्स ऑल अबाउट मनी। मेरी मर्जी नहीं है। हाँ, अगेन अपने आप की प्रोफाइल इतनी अच्छी करो कि तुम O1 वीजा के लिए क्वालिफाई करो, इतनी अच्छी करो कि EB1 ग्रीन कार्ड के लिए तुम एलिजिबल हो जाओ, फिर कर सकते हो। मैं इस लायक नहीं था, तो मैं सिर्फ H1B पे ही जा सका। ठीक है। मलिक, आपका सवाल। थैंक यू सो अस्सलाम मच सर। वालेकुम। हाँ हाँ सर, मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था UT डैलस में, तो मेरा वो आ गया I-20 फॉर्म। तो लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँ या नहीं? यार अब ये टफ सवाल है। मतलब अगर आप इंटरव्यू के लिए गए, आपको लेट्स से वीजा मिल गया, आप कल को नहीं गए, अब उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है? आई डोंट थिंक इट लुक्स गुड। कल को लेट्स से आप नहीं गए, फिर आप जब आपका वो कैंसिल हो जाएगा, फिर आप लेट्स से आपको अगले साल मिली स्कॉलरशिप, आप फिर जाओगे तो वो पूछेंगे जरूर कि भाई पिछले साल क्या हुआ था। तो आई वुडंट रेकमेंड इट। तो आई वुड नॉट रेकमेंड इट, या तो ना करो। दैट्स माय रिकमेंडेशन। प्लीज किसी और से भी कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? आई होप मलिक और अली, आप लोगों को मैंने सवाल का जवाब दे दिया हो। तो लुक्स लाइक और कोई क्वेश्चंस नहीं है। अच्छा। थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच आप लोगों का, उन्होंने मेरी बात सुनी। बस ऑलराइट सर। चलो ठीक है, यू गो सर अहेड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपने बड़ा अमेजिंग सा वेबिनार दिया, प्लस आपने डिटेल्स को कवर किया, चैलेंजेस में मुतारिफ करवाया। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। दैट्स एन इंटरेक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव वेबिनार। थैंक यू। नहीं, इट वाज माय प्लेजर। ठीक है, प्लीज मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं आई कोड गुरु के स्लैक चैनल पे भी हूँ, मैं जितना कर सका हेल्प करूंगा। बाकी बाकी जस्ट टॉक टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। इंशाल्लाह रास्ते अल्लाह निकालेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। श्योर सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। यार सेशन की रिकॉर्डिंग है? सर आप फेसबुक पेज पे ना देख सकते हैं, सेशन रिकॉर्ड है। ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जो रह गए यहाँ पे, तो आप सिलेक्ट कर पूछ सकते हैं। एंड अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सेशन। अल्लाह हाफिज एवरीवन।